अगर आप सोसाइटी से धीरे धीरे कट रहे हैं, लोनलीनेस आ रही है, आप कमरे में ही रहना पसंद करें, दैट इज वन रेड फ्लैग। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल फील मैम बस कुछ हैवी फील हो रहा है, बट दे आर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज दिस हैवीनेस। दिस हैवीनेस कैन कम बिकॉज तनाव में लोग हैं, प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इशू है, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। आप हर जगह एक परफेक्ट बनना चाह रहे हो, आपको काम में भी परफेक्ट बनना है, आपको परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट हस्बैंड बनना है, परफेक्ट बच्चा बनना है। ये परफेक्शनिज्म के चक्कर में वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट वी आर ड्रेनिंग। हाफ ऑफ द टाइम आर यू मीट पीपल, दे आर टायर्ड। गिल्ट बहुत लोगों के अंदर होता है। कोई ऐसा काम हो गया, कोई गलती हो गई, उसका गिल्ट है। गिल्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि वो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। हम लोग जनरली अपने आप को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि यार उस समय मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। हम लोग ना हाफ ऑफ द टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में ना दूसरे इंसान की बात नहीं सुनते हैं, समझते नहीं है। वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी हैव टू से। एज सिंपल एज दिस, मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने सोचा बच्चे को थप्पड़ मार दिया, और फिर मम्मी रात को गिल्ट में बैठी है, यार आई एम अ वेरी बैड मदर। कितने रिश्ते टूट जाते हैं सर हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से। कितने बच्चों को हम बहुत कुछ हर्टफुल बोल देते हैं, एंड वी डोंट इवन इमेजिन वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझ क्या। बहुत से सारे सेलिब्रिटीज़ ने खुद से बोला कि हम ना ऐसी स्टेज में आ गए थे जहां हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। डिप्रेशन इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल। ये 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं, बायो साइको सोशल। नाउ बायो साइको सोशल मॉडल सेज कि डिप्रेशन में कभी कभार हमारे केमिकल्स का इम्बैलेंस होना, साइकोलॉजिकल इज योर पर्सनैलिटी एंड सोशल इज योर सोसाइटी। सो देयर इज अ थेरेपी नोन एज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कहती है कि आपका जो थॉट है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हुए वी नीड टू चेक दैट। बहुत बार हम लोग ना डिप्रेशन को अपने आप ठीक करना चाहते हैं, बट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से हम डायबिटीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इट इज ओके टू विजिट अ डॉक्टर एंड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। बिकॉज दिस अ क्लाइंट ऑफ माइंड, शी इज इन कैनेडा राइट नाउ। तो उसके पास कनाडा में नाना नानी का घर है, अपनी गाड़ी है, डेली लाइट है। तो मुझे बार बार ये बोलती है, मैम पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो आई ऑलवेज टेल देम फिजिकल कंफर्ट, पैसे से आपका डिप्रेशन खत्म नहीं होता। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे की कोई कमी नहीं थी दीपिका पादुकोण के पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी अमिताभ बच्चन जी के पास। वो ये जो प्रेजेंट जनरेशन है ना सर, इनके साथ एक थोड़ा सा इशू ये है कि ये एक रिलेशनशिप एंड भी नहीं हो रहा, ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, कि मैं अकेली रह गई। एंड सर आज के टाइम पे हर इंसान का एक इमोशनल बैगेज है, तो वी नीड टू प्रोसेस दैट। कैसे एक दूसरे का साथ देना है या क्या वो चीज़ें की जा सकती हैं टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी ऑफ द पार्टनर। हम हर चीज को ना हमेशा ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसको कैसा जवाब दूं, एंड दैट इज समथिंग मेकिंग अ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप्स में सुनना, बात हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना इज वेरी नॉर्मल। व्हाट इज नॉट नॉर्मल इज कि आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। हाल ही में एक केस था, हस्बैंड वाइफ के कुछ इश्यूज चल रहे थे और दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, सोच के कि यार छोड़ देते हैं, लड़ाई ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े। अब वो एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी रात को कि वो लेडी को इमीडिएट इस हॉस्पिटल के अंदर ICU में एडमिट कराना पड़ा क्योंकि उसको पैनिक अटैक आया। देखिए, दिमाग भी शरीर का एक हिस्सा है। जैसे दिल, किडनी, लीवर, ये सब भी खराब हो सकते हैं या हमें कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे कई बार ना हमें मन की भी बीमारी हो सकती है, और इसी मन की बीमारी को हील करने के लिए या हेल्प करने के लिए होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, स्वागत है आपका लिविंग वायरल के एक और पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माला वोरा खन्ना, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम डॉक्टर माला से बात करेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, चाइल्डहुड पेन और इमोशनल हीलिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं या कभी कभी लगता है कि मेरी तो बात कोई सुन ही नहीं रहा, मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ, डिप्रेसिव फील किया है, हार्ट ब्रोकन फील किया है, लोनली फील किया है, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक्चुअली में ना एक पॉडकास्ट नहीं, आपके लिए एक काइंड ऑफ फ्री सेशन हो सकता है, जहाँ पे आप ये सब कुछ जानेंगे कि इस सब से बाहर कैसे आना है। सो बेटर टू लेट, चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर माला के साथ आज की बातचीत। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर माला। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैम, एक चीज़ हम शुरुआत ना बेसिक से करते हैं। तो पहले जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं होते थे या लोग एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांट लेते थे, ये टाइम चेंज हुआ है। अभी 2 लोगों की फैमिली है, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये इसमें साइकोलॉजिकल डिफरेंस कितने आए? सर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस तो देखिए उसमें ऑटोमेटिक बढ़ गए। रादर आई वुड से कि अब आज के टाइम पर अगर मैं कंपेयर करूं, पहली बात तो हम ऐसा मानते हैं कि इश्यूज पहले भी थे और अभी भी थे। आज लोग इस बारे में पहले बात कर पा रहे हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी पहले आज के मुकाबले में थोड़े कम थे। उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न था कि लोगों में लोनलीनेस नहीं थी।
ऐसा लगता था पूरा गांव मिलकर एक बच्चे को पाल रहा है। हाँ जी, साथ हाँ। में अगर ताऊ भी मंदिर जा रहे हैं, अरे बेटा आजा आजा चल मंदिर चलते हैं, हाँ, साइकिल चलवा रहे, एक मज़ा था। आज आप पड़ोसी को नहीं जानते हैं। हम लोग जी। बात करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, लोग चलो बच्चे दोस्त बन जाएंगे, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों की, हमारी फैमिलीज़ की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आएगा इन चीज़ों का। क्योंकि अब सारा जो स्ट्रेस था, कमाना है, घर का काम करना है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू टू पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ। एंड नाउ उन लोगों की भी एक अपनी लाइफ है, राइट। एंड वो लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और ये स्ट्रेस के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रही हैं। बहुत सारे न्यूली वेड कपल्स, न्यूली पेरेंट जो बने हैं वो लोग हो गए, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं है। इट इज़ द लोनलीनेस, इट इज़ द ओवर बर्डन ऑफ थिंग्स जो उनको ओवरवेलम फील कर रहे हैं। एंड ऐसी जगहों पे मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ, इफ़ यू हैव सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर पेरेंट्स, चाहे लड़के की फैमिली चाहे लड़की की Go for फैमिली का, that. go for that. Don't hesitate in saying that, like asking for a support. Suppose I am sitting here for a podcast just because I was able to manage that my father-in-law will go to my daughter's school and he will pick my daughter up and come. तो इफ़ यू हैव सपोर्ट सिस्टम, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ जस्ट दैट देयर इज़ टू मच ऑन योर प्लेट दैट इट इज़ ओके टू आस्क फॉर इट. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन रिलेट दैट एरा आई कम फ्रॉम, कि जहाँ पर हम स्कूल से आया करते थे और हमारे पड़ोस में ताई जी थी, हम उनके घर में जाते थे रादर देन हम अपने घर में जाएं, और अपने घर में ना जाकर उनके घर में जाके बैग रख दिया उन्हीं के घर में, और उन्होंने हमें खाना पीना दे दिया। और 4 बज जाते थे जब हमारी मम्मी कहती थी कि अब तू घर आ जा वापस, हम उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो सोशलिज्म काफ़ी अच्छा था उस काफ़ी समय। अच्छा था सर. अब आप ये सेम चीज़ देखिए क्या आज के टाइम में हम अपने बच्चे को जाने देंगे उधर? ना यू कैन नॉट ट्रस्ट इवन। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी. हम किसी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. अब जो हम घबराए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस, फीलिंग, बिलीफ बच्चों में सिस्टम हमारे जाएगी। बच्चों का बिलीफ बन रहा है. बिकॉज बच्चे ने शुरू से क्या सीखा, नहीं बेटा ऐसे किसी के हाथ का नहीं खाना, नहीं बेटा. मैं ये नहीं कह रही हम गलत सिखा रहे हैं, बट व्हाट आई वांट टू फोकस इज अब ये एनवायरनमेंट में ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है. एनवायरनमेंट इज ओनली, आवर बिलीफ सिस्टम्स आर समवेयर डोमिनेटेड बिकॉज अब हमारे अंदर ट्रस्ट कम रह गया. वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल. आपने एक पॉइंट उठाया था जहाँ पे आप कह रहे थे कि दोनों स्ट्रेस में हैं, एक पार्टनर्स दोनों स्ट्रेस में हैं, रहते तो हैं, लेकिन एक ना आप इसमें देखेंगे कि ना एक्सेप्टेंस लेवल उस चीज़ की नहीं है कि मैं स्ट्रेस, मैं मेरे को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। स्ट्रेस एक तरफ, स्ट्रेस तो हर आदमी बोलता है कि मेरे को बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मेरी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हैं, बहुत कुछ बोलता है। बट एक्सेप्टेंस लेवल पे आना कि जहाँ पे आपको ये पता चले कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं मुझे, मेरे को अब जाके डॉक्टर माला से या किसी XYZ डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सर यहाँ ना एक हमारी सोसाइटी ने बहुत गलत रोल क्या किया. अब मान लो फॉर एग्जांपल आज आप ही के पास आपका दोस्त आता है शाम को ऑफिस के बाद और आपको बोलता है यार मैं ना आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैंने बहुत परेशान हो गया हूँ यार, समझ नहीं आ रहा, कभी बीवी के साथ कलेश, कभी बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ऑफिस में स्ट्रगल हो रहा है, क्या करूँ. तो जनरली हम क्या एडवाइस करते हैं, हम एडवाइस करते हैं थोड़ा पॉजिटिव रहे, थोड़ा इग्नोर कर, हाँ। ये सोचेगा ना तो ऐसा ही होगा. तो सर हम लोगों ने एक ऐसा एक एरा, एक कम्युनिकेट ऐसा कर दिया, एरा विल नॉट बी अ राइट वर्ड हियर, बट हमने ऐसा एक बिलीफ सिस्टम लोगों को दे दिया कि स्ट्रेस डिप्रेशन इज अ चॉइस. बिकॉज व्हेन दे टॉक अबाउट इट ना, तो जनरली क्या होता है, कल भी मैं किसी कपल काउंसलिंग में थी और लेडी ने मुझे क्या बोला, मैम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड से बात कर लो. हस्बैंड कह रहा है मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ से बात कर लो. प्रॉब्लम दोनों को है, बट वी फील लाइक वी कैन हैंडल इट, बिकॉज हमेशा से ये सिखाया गया तुम बिजी रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये सिखाया गया कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा. कैसे होगा पॉजिटिव? जिस इंसान की घर पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो जब काम पे पहुंचेगा वो कैसे पॉजिटिव सोचेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी आप मुझे कह रहे थे कि तनाव में लोग हैं, प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इशू है, बट वो थेरेपिस्ट के पास नहीं पहुंच पा रहे they don't want to acknowledge, हाँ. they don't want to acknowledge, they don't want to accept that there is a problem, and when there is no acceptance तो मैं फिर आगे कैसे. बीमारी का सर आधे से ज़्यादा इलाज वहीं हो जाता है जहाँ यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू एक्सेप्ट कि थिंग्स आर बिकमिंग वेरी ओवरवेलमिंग. अभी 2-3 दिन पहले मैं एक क्लाइंट का सेशन ले रही थी, शी इज़ अ CA,
शी हैज सर्टेन सोशल एंग्जाइटी। जब भी वो लोगों के बीच में बैठ के खा रही हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज में मीटिंग कर रही है, शी इज़ वर्किंग फॉर यूएस कंपनी, तो शी फील दैट पीपल विल नोटिस हर और लोग उनको देखेंगे, एंड शी गेट वेरी एंशियस बिकॉज ऑफ दैट। सो आई वाज डूइंग अ सेशन विद हर और बहुत अच्छा सेशन चल रहा था। इन मिड ऑफ द सेशन शी सेड कि सॉरी डॉक्टर माला, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू राइट नाउ। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो शी सेड मैम इतना कुछ दिमाग में चल रहा है कि आपके सेशन के बाद अभी खाना भी देखना है, फिर मुझे ऑफिस भागना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, तो आई एम नॉट इवन एबल टू फोकस। So I told her it's okay, take your time, we'll meet next week again. So what is important is, suppose आप हर जगह एक परफेक्ट बनना चाह रहे हो, आपको काम में भी परफेक्ट बनना है, आपको परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट हस्बैंड बनना है, परफेक्ट बच्चा बनना है, ये परफेक्शनिज्म के चक्कर में we are not even realizing that we are draining. Half of the time you meet people, they are tired, थका हुआ रह रहा और ये है, सेल्फ समझ से में आ नहीं रहा आ है, रहा है, ये सेल्फ से आ रहा है, खुद को परफेक्ट बनना है, खुद को परफेक्ट बनना है, इंट्रिंसिक है, अंदर से ही ये है। जब तक मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं अपने आप को अच्छा नहीं मान रहा हूँ। आई विल डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वांट टू गिव माई बेस्ट शॉट। करेक्ट। चलिए बेसिक पे जाते हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, इधर मेल हो फीमेल हो और अ किड और एन ओल्ड गाय जो भी है, एक बंदे को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके हिसाब से? सर देखिए, बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं। एक बीमारी ऐसी होगी जिसमें मैं कहीं पर भी किसी के साथ हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है। दीज डेज अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स के साथ, ये बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों के साथ भी आ रहे हैं। दे डोंट वांट टू स्टेप आउट, उन्हें सोशलाइज नहीं करना है। मम्मी पापा जा रहे हैं, आप चले जाओ, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं ये चीज़ करनी है, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ना सर एक गलत अप्रोच हम लोग क्या कर लेते हैं, एज अ पेरेंट हम सोचते हैं नहीं मैम मैं तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज कराऊंगा। प्रॉब्लम में सोशलाइजेशन नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है, आपका टीनेजर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है। तो नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, अगर आप सोसाइटी से धीरे धीरे कट रहे हैं, लोनलीनेस आ रही है, आप कमरे में ही रहना पसंद कर रहे हैं, दैट इज़ वन रेड फ्लैग। वो आप किसी भी उम्र में कर रहे हैं। अगर मेरा 6 साल की बेटी भी मुझे कहे मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो, इट्स नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर मेरा 13 साल का बच्चा घर पे कहे कि मेरे को अकेला छोड़ दो, जो जस्ट टीनेजर, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर एक 35-40 साल का आदमी जो शादीशुदा है और वो कहे मुझे छोड़ दो प्लीज चले जाओ, वो मे बी नॉर्मल, क्योंकि वो एज वाइज है। हो सकता है उसको सेल्फ टाइम चाहिए, उसको एक मी टाइम चाहिए, बट अगर वो ही मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा, that becomes a problem. Then becomes a problem. So इसमें हम एक तो सोशलाइजेशन आपका कैसा है, देन योर ईटिंग हैबिट्स और योर स्लीपिंग हैबिट्स। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, यू आर ईटिंग मोर और यू आर नॉट एट ऑल ईटिंग, okay, that also become, because there is a change between your personality, right? That is another. Sleep pattern है ना, कि मैं सो तो रहा हूँ बट उठ के फ्रेश नहीं होता हूँ, नींद ही नहीं आती है प्रॉपर, राइट? तो दीज आर दी 3 पैरामीटर्स जनरली हम लोग देते हैं, सोना, उठना, बायोलॉजिकल ड्राइव्स भाई अगर मैं देखूँ, एंड साथ ही साथ हाउ इज़ योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल फील मैम बस कुछ हैवी फील हो रहा है, बट दे आर नॉट वेरी श्योर व्हाट इज़ दिस हैवीनेस। दिस हैवीनेस कैन कम बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड, दिस हैवीनेस कैन कम बिकॉज यू आर एंशियस, दिस इज समथिंग दैट इज मेकिंग यू फील डिस्कम्फर्ट। बट हमारी सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है, जनरली इग्नोर करो। ignorance is the worst thing that we can do, because if you ignore, अभी हाल ही में एक केस था जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ के कुछ इश्यूज चल रहे थे और दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, सोच के कि यार छोड़ देते हैं, लड़ाई ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े, लड़ाई ना बढ़े। अब वो एक दिन लड़ाई इतनी बड़ी रात को 12 बजे कि वो लेडी को इमीडिएट इस हॉस्पिटल के अंदर ICU में एडमिट कराना पड़ा क्योंकि उसको पैनिक अटैक आया। और वो इग्नोरेंस ही तो था सर, क्योंकि वो 3-4 महीने से बात ही नहीं हो रहे थे। वी आर गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट टू ईच अदर दीज डेज बिकॉज वी फील इग्नोरेंस से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। एक और चीज़ मैम इसमें आती है कि ना आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और एक में होता है कि आपको डर है मैं ना बीमार पड़ जाए। ओवर थिंकर जो होते हैं ना, जैसे जिनको कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है, एक्सेसिव थिंकिंग करते रहते हैं बैठे बैठे कि यार ये हो गया। हमने एक पॉडकास्ट किया था रिसेंटली, आर्चर हैं अभिषेक, उनके साथ में किया था, तो उन्होंने एक हमें किस्सा बताया था कि उसमें ना एक उनके साथ का एक बंदा था और वो बिल्कुल फिट था, रेडी टू फाइट इन ओलंपिक, पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, और उसको ना अचानक से उसने ऐसे ही नॉर्मल रूटीन चेकअप कराया तो उनको डायग्नोज हुआ कि उनको कैंसर है। जो बंदा अपने पैरों पे खड़ा होकर घूम रहा था, मस्ती में था, एकदम सही था, 1 महीने में ख़त्म हो गया वो। तो दिस इज़ अगेन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि आपको पता चल गया कि अब आप बीमार हो,
और वहाँ से वो इतनी डीप थिंकिंग करके और एकदम खत्म 1 महीने में। सर विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, कि आप फिर अगेन वही वाली बात, सपोर्ट सिस्टम, आप किससे अपने दुख की बात कर रहे हो। अगर आप आज के बारे में बात करें तो ऑन्कोलॉजी, द कैंसर डिपार्टमेंट के अंदर साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हाउ यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट। जी। अगर आप भी अभी देखिए हिना खान जी के बारे में बड़ा चर्चा में रहा, हाउ शी हिना, हैज कम, युवराज सिंह हुए, हाउ शी हैज कम आउट ऑफ दिस कैंसर स्टेजेस, राइट। उसने किस तरीके से कीमो से फाइट True, करा, उसने true. कैसे बॉडी इमेज इश्यूज से किया, बिकॉज दैट रियली हिट्स यू। कैंसर इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका मूड खराब रह रहा है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको मन में बहुत उदासी है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं है। इफ़ यू कीप हैविंग अ सोशल सपोर्ट सिस्टम, यू टॉक टू अ थेरेपिस्ट, यू डिस्कस योर इनसिक्योरिटीज, चांसेस आर आप बहुत जल्दी इससे रिकवर करते हो। बट जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, जब आप परेशान हो रहे हो, यू आर नॉट डिस्कसिंग दैट। अगेन जैसे आपने बोला था अभी इससे पहले क्वेश्चन, कि कई बार लोग ये सोचते हैं हमें बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, हम हमेशा बीमारी के बारे में सोचते रहते, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्थ एंग्जाइटी, बहुत कॉमन है। और ये पहले के ज़माने में भी उतनी कॉमन थी कि हमारे घर की मम्मियाँ दादियाँ जनरली गोडों में बहुत दर्द है, आपने बहुत इलाज करा लिए, टेस्ट करा लिए, ठीक ही नहीं बट हो रहा ठीक है, ही नहीं हो रहा है, दर्द, घुटने में हाँ, दर्द, पीठ में बना ही दर्द रहता है है, मेरे में। यस। तो ये सब चीज़ों को हमें बात करने की ज़रूरत है, ना कि ये बोलने की कि अरे छोड़ो ना सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ बीमारियां तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग से बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा घुटने में दर्द बना रहता है, वो फील करते हैं अंदर से कि मुझे है ये दर्द। सर देखिए, एज अ थेरेपिस्ट हम लोग मानते हैं कि वो सिर्फ फील नहीं करते, वो एक्चुअली होता है, मगर वो इमोशनल पेन होता है। आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोग के बीच में आजकल ये बहुत कंप्लेंट रहता है, कंधों में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। एवरी पेन इन योर बॉडी डिपिक्ट सम ऑफ द अदर इमोशनल डिफिकल्टीज ऑल्सो समटाइम। बायोलॉजिकल होता है, मैं ये नहीं कह रही बायोलॉजिकल नहीं है। इफ़ देर इज़ नो बायोलॉजिकल रीज़न टूवर्ड्स इट एंड देन भी ये पेन परसिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स देर इज़ समथिंग जो आपको इफेक्ट कर रहा है। लाइक हैवीनेस इन दी थ्रोट इज़ जनरली अकम्पनीड बाई जब आप अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। So there are certain psychological reasons. लेट्स सपोज एक बंदा है जो ओवर थिंकर है, बहुत उसकी प्रॉब्लम ही है ओवर थिंकर, तो एज एन साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करोगे उसके लिए कि ओवर थिंकिंग की इस हैबिट से वो बाहर निकल जाए? सबसे पहले जो मैं उसको सजेशन दूंगी, जनरली अगेन जो बोला जाता है इस बारे में मत सोचो। मैंने आपको बोला सर आप ना प्लीज़ एलिफेंट के बारे में मत सोचो, वो उसी बारे में सोचेगा। सर आप ना प्लीज़ पिंक कलर के बारे में मत सोचो। हमारा दिमाग इस तरीके से बना है, जब भी हम किसी भी चीज़ को बोलेंगे हम ये ना करें वो चीज़ ज़्यादा होगी। दिस इज़ पैराडॉक्सिकल थॉट्स, ओके, सो इट विल हैपन। तो जो भी इंसान ओवर थिंक कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को ये बोलना छोड़ दे कि अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। सिट विद अ पेन एंड पेपर और जितना सोचना है उसको लिख लो। लेट इट बी आउट ऑफ योर माइंड फॉर सम टाइम। राइटिंग इट डाउन, जर्नलिंग इट, है ना। फर्स्ट इज जर्नलिंग। नाउ सेकेंड, ask yourself what are the things in my control and what are not in my control. मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी चीज़ों पे मैं कुछ कर पाऊंगा या मैं इस पे कुछ कर ही नहीं सकता। Correct. उसको अंडरलाइन कर ले। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। व्हाट आर द एक्शन ओरिएंटेड। मैम आई एम वेरी ओवरवेल्म, मैम मेरे पास बहुत काम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो आज देम ओके सिट डाउन एंड लेट्स मेक। तो पहले तो टू डू लिस्ट बना लेते हैं, घर की क्या टू डू लिस्ट है, काम की क्या टू डू लिस्ट है, फिर धीरे धीरे टिक करो। सो योर ब्रेन इज ऑल्सो एबल टू प्रोसेस दैट यू डूइंग समथिंग। व्हेन यू जस्ट थिंकिंग एंड यू नॉट पुटिंग इनटू एक्शन, यू विल जस्ट ड्रेन योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। सो आई थिंक 3 स्टेप। फर्स्ट, राइट इट डाउन। Second, understand what is in your control and what is not in your control. And third important is take an action plan. To-do list बनाइए and start working on it and acknowledge that you have done it. एक और बहुत साइकोलॉजिकल बड़ा इशू है विच इज़ गिल्ट। बहुत लोगों के अंदर होता है गिल्ट। भाई कोई ऐसा काम हो गया, कोई गलती हो गई, उसका गिल्ट है। कुछ अपनी खुद की गलतियां हैं, उसका गिल्ट है, बचपन का गिल्ट है। कुछ लोगों ने, मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है कि काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में आया रिसेंटली कि एक फादर को गिल्ट है कि उसकी बेटी की डेथ उसकी वजह से हुई है, या वो गिर गई या कुछ हो गया, या किसी एक एक्सीडेंटल। ये वाला गिल्ट जो है ये कितना मारता है साइकोलॉजिकली? सर देखिए, गिल्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है।
गिल्ट एक इतना व्हाट आई कैन से उसका इंटेंसिटी इतना बढ़ता चला जाता है जी। कि पीपल कैरी द गिल्ट एंड दे टेक लॉट ऑफ सेल्फ ब्लेम। मैम जी। मेरी ही वजह से मेरी फैमिली में ये बिजनेस लॉस हुआ, मेरी ही वजह से मेरी फैमिली ने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम आने लगा। सो ये बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट कर सकता है कि इंसान को नॉट जस्ट साइकोलॉजिकली बट बॉडी वाइज, फिजियोलॉजिकली आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। आप गैस्ट्रो की प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीपल हु कैरी लॉट ऑफ गिल्ट, जैसे हम बोलते थे बच्चों को एग्जाम से पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक बिकॉज दे कैन फील एंग्जाइटी इन द स्टमक, एग्जैक्टली लाइक दैट द गिल्ट इज समवेयर एसोसिएटेड विद दिस। एंड यहाँ पे ना सर हमें बात करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बार लाइफ में कुछ डिसीजंस लेते हैं जो शायद उस समय बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोग जनरली अपने आप को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि यार उस समय मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। सो आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, imagine yourself in 6 months, in 1 year and in 2 years, and tell yourself reason so you don't regret later on. Recently one of my clients, she's doing PhD, she's married, she's doing PhD and वो कहीं साउथ से PhD कर रही थी एंड शी यूज टू कॉल मी एवरी डे कि मैम मैं बहुत एंक्शियस हूँ या लैंग्वेज प्रॉब्लम है। शी इज़ अ डेलीआइट, मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर पति का भी सपोर्ट नहीं है, मदर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है एंड शी यूज टू बी एंक्शियस एवरी डे एंड वन फाइन डे शी गॉट वेरी हैवी ऑन हर हार्ट एंड शी सेड मैम आई वांट टू लीव दिस कोर्स, मुझे लगता है मुझे PhD छोड़ देनी चाहिए। बट देन देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिली हुई है, आई एम गेटिंग वेरी गुड स्टाइपेंड एंड आई कैन सी माई सक्सेस कमिंग डेज। उसने बहुत टाइम तक अपने आप को खींचा इस चीज़ के साथ। वन डे व्हेन शी डिसाइडेड नाउ आई वांट टू लीव कोर्स, आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि देखिए 6 महीने बाद ना आप शायद इस बात पे रिग्रेट भी कर सकते हो कि मैंने ये कोर्स क्यों छोड़ा, मैं तो कर लेती 6 महीने ही तो था। आई आस्क्ड हर टू राइट डाउन अ लेटर टू हरसेल्फ दैट यू आर एक्चुअली इन दिस कोर्स वेयर इट इज़ बिकमिंग ओवरवेलमिंग। यहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं क्या ग्रो करूँगी, यहाँ हम सर्वाइवल के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं सुबह उठ रही हूँ, रो रही हूँ और बोल रही हूँ मेरे से नहीं हो पा रहा, और रात को बोल रही हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे सर्वाइवल नीड ही आपकी वो हो रही है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो यू आर टेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज यहाँ पे इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर मेंटल पीस. So sometimes we take decisions because there is a mental peace which is at stake. Sometimes we take decisions because of the growth, right? So make it a habit and asking yourself what made you feel that you have to take this decision. What are the reasons we are taking these decisions? तो जब भी हम डिसीजन लें, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, दैट रियली हेल्प अस इन द लेटर स्टेजेस। आपने बोला ना मैम, एक और गिल्ट है हीट ऑफ द मोमेंट का, कि आपने हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर लिया या कर दिया, उसके बाद आप इसी गिल्ट में आते हो, ये एक और गिल्ट है। तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? सर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट से पहले मैं ये बात करूँगी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये सही बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में कि कैसे वो कुछ ऐसा ना करें जिससे वो ऑन द स्पॉट किसी को। बिल्कुल ठीक बात है। तो समथिंग व्हाट यू कॉल इज रिएक्शन एंड समथिंग व्हाट यू कॉल इज रिएक्टिंग आउट। हम लोग ना हाफ ऑफ द टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में ना दूसरे इंसान की बात नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं। वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी हैव टू से। सो व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग, whenever you are saying something, take a moment and just evaluate जो आप बोल रहे हो, are you okay with that? Just few seconds will help you. As simple as this, मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने सोचा बच्चे को थप्पड़ मार दिया, वो भी तो रिएक्शन नहीं था ना। और फिर मम्मी रात को गिल्ट में बैठी है, यार आई एम अ वेरी बैड मदर, मुझे नहीं मारना चाहिए। बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं और बोलती हैं मैम हम अपने बच्चे को बहुत मार देते हैं एंड वी कैरी लॉट ऑफ गिल्ट। दिस मदर्स गिल्ट इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है और हम वो हीट ऑफ द मोमेंट में ये सोच रहे हैं ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है और हम मार रहे हैं, लपेट दिया। तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, वेट एंड जस्ट थिंक कि अभी मेरे को इस समय क्या करने की जरूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा लाइन मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ, व्हेनेवर यू फील कि आपका बच्चा आपको बहुत दुखी कर रहा है जी, और आपका बच्चा आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, टेक अ मोमेंट एंड जस्ट टेल योरसेल्फ ये आपको इरिटेट करने से पहले ये खुद कितना इरिटेट हो रहा है, ये खुद कितना परेशान होगा। जनरली लोग मुझे बोलते हैं मैम, अभी एक क्लाइंट था, मैम ये लड़की कहीं नहीं जाती, मैम मैंने इसके मामा के यहाँ डिनर अरेंज किया, ये कहीं नहीं गई, मैम ये पूरा दिन मुझे बोलती रही मैं डिनर पे जाऊँगी, मैं डिनर पे जाऊँगी, मैम ये तब भी नहीं गई, मैम देखो इसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा चलो 2 मिनट रुकते हैं। अब ये सोचो कि वो लड़की ने पूरा दिन सोचा मैं जाऊँगी, फिर क्या हो वो गया? नहीं जा पाई, उसके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से नहीं जाई। रैदर देन थिंकिंग ये मुझे कितना परेशान कर रहा है, ये टीनेजर मुझे कितना परेशान कर रहा है, ये उम्र के बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट यार कि ये कितना परेशान हो रहे हैं कि वो बेसिक चीज़ करने में उनके एफर्ट लग रहे हैं,
दैट इज समथिंग वेरी, एंड अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो आई थिंक जो इम्पल्सिविटी की वजह से जो हम चीज़ें कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी हम बात कर रहे थे हीट ऑफ द मोमेंट में हमने कुछ बोल दिया, कितने रिश्ते टूट जाते हैं सर हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से, कितने बच्चों को हम बहुत कुछ हर्टफुल बोल देते हैं, कितनी बार बच्चों के सामने माँ बाप का ये लड़ाई हो जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में, जैसे कि हम तो अलग ही हो जाते हैं, सिर्फ इस बच्चे की वजह से रहना पड़ रहा है, एंड वी डोंट इवन इमेजिन वो बच्चे की मेंटल हेल्थ उस समय क्या कर सकते। वी फील वेरी गुड मैम, हम तो बच्चे को यही तो बता रहे हैं कि हम तो तुम्हारी वजह से साथ में हैं, बट सर वो बच्चा जो अपने कमरे में बैठ के ये आवाज़ें सुन रहा है कि मैं सिर्फ इसी की वजह से साथ में हूँ, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं है सुनना। ओके, बिकॉज उसको तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी हुई ना, कब ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे, कब हीट ऑफ द मोमेंट में उसी को ब्लेम कर देंगे कि बिकॉज ऑफ यू वी आर डूइंग ऑल दिस। एक मतलब हमने साइकोलॉजी इशू और देखा है विच इज़ लाइक बिगेस्ट वन इज डिप्रेशन। अब इसमें ना बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा जिन्होंने खुद से आके कैमरे के आगे अपने आप को हाँ एक्नॉलेज किया। दीपिका पादुकोण हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इलियाना डिक्रूज हो गए, बहुत से सारे सेलिब्रिटीज़ ने खुद से बोला है कि हम ना ऐसी स्टेज में आ गए थे जहाँ हमें लगा कि अब सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। और पहला थॉट क्या आता है ना इस सिचुएशन में कि लेट जस्ट किल सेल्फ, ख़त्म कर देते हैं डिप्रेशन वाले सिचुएशन में। तो ये इस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड से आदमी निकले कैसे जब डिप्रेशन है, आप यू आर इन एक्सट्रीम डिप्रेशन, यार अब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तब? सर सबसे पहला है टेक प्रोफेशनल हेल्प। बहुत बार हम लोग ना डिप्रेशन को अपने आप ठीक करना चाहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट 2-3 सेशन लेने के बाद ये बोलते हैं कि माला मैम वी रियली लाइक योर थेरेपी सेशंस बट वी वांट टू गिव इट अ ट्राई। वो लोग ना ये सोचते हैं कि शायद ये उनका फेलियर है जिसकी वजह से यहाँ तक चीज़ जा रही है, एंड दे वांट टू गिव इट अ ट्राई। एंड व्हेन दे फील लाइक दैट दे कैन डू इट, आई एम नॉट डाउटिंग दैट दे कैन नॉट डू इट, हर बंदा कर सकता है, बट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से हम डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इट इज़ ओके टू विजिट अ डॉक्टर एंड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। बिकॉज जनरली लोग, दो बात मैं यहाँ पे करूँगी, जनरली लोग पता क्या बोलेंगे आके, मैम मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं क्यों डिप्रेशन में हूँ। दिस अ क्लाइंट ऑफ माइंड, शी इज़ इन कैनेडा राइट नाउ, तो उसके पास कनाडा में नाना नानी का घर है, अपनी गाड़ी है, डेली आइट है, तो वो मुझे बार बार ये बोलती है मैम पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो आई ऑलवेज टेल देम फिजिकल कंफर्ट, पैसे से आपका डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे की कोई कमी नहीं थी दीपिका पादुकोण के पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी अमिताभ बच्चन जी के पास। यहाँ पे बात हो रही है आपकी बाकी नीड्स की। सो डिप्रेशन और लो मूड को पहले हम डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। अगर आपका 2 दिन मन उदासी है तो आप उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ प्लेजर, जिन चीज़ों को कर कर आपको पहले मज़ा आ रहा था और आज वो मज़ा आना बंद हो गया। डिप्रेशन के अंदर साथ ही साथ आपके अंदर वो विल पावर, फ्यूचर को जो आप देख रहे हो, यू बिकमिंग वेरी पेसिमिस्टिक। That's something very important. Yes, अब लेट्स हाईलाइट कि ये लो मूड से डिप्रेशन क्यों अलग है, जिससे हमारे व्यूअर ये समझ पाएँ कि हाउ डिप्रेशन वी एक्चुअली नीड टू इवैल्यूएट, एनालाइज कैसे है ये। हाँ, तो एज आई मैंशन फर्स्ट सैडनेस ऑफ मूड, जो आपको प्रिवेल करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, ये स्टैंडर्ड है, ये दिस इज नॉट गिवन बाय डॉक्टर माला, दिस इज अ स्टैंडर्ड करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज आई एम नॉट एबल टू एंजॉय एक्टिविटीज, this loss of pleasure which I used to do it, now I am not able to do it. When I look at future, I look very pessimistic, and there's a lot of self doubts that you have. You criticize yourself for something other. There's a change in food habits, there's change in your sleeping patterns, and you feel that it's just becoming overwhelming, you're just not able to overcome out of it. That is somewhere you need to have a proper therapy or a psychiatric consultation, whatever you feel like. एंड इस पूरी जो अपनी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, इससे बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल सर, जैसे ये लोग भी निकले हैं, सेलिब्रिटीज भी निकले हैं, फिर अपने काम पे वापस गए हैं, फिर से मूवीज कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो मैम ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? मतलब एक ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि एक बंदा जो इतने गंदे वाले डिप्रेशन में है, जो सुसाइडल है, जो पिल्स खा रहा है, और वो एक साइकोलॉजिस्ट से बात करके या नंबर ऑफ सेशंस अटेंड करके नाउ दे टर्न बैक टू देयर ओरिजिनल, वो कैसे होता है ये? इसको सिर्फ 2 भागों में बांटते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, डिप्रेशन इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, ये 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं, बायो, साइको, सोशल। नाउ बायो साइको सोशल मॉडल से इसकी डिप्रेशन में कभी कभार हमारे केमिकल्स का इम्बैलेंस होना, अच्छा, साइकोलॉजिकल इज योर पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड सोशल इज योर सोसाइटी, जिस समाज में आप रहते हैं। तो तीनों चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच बायो
साइको एंड सोशल. बायोलॉजिकल विल हैंडल योर केमिकल्स, जो आपकी बॉडी के केमिकल्स का रोचा है. साइकोलॉजिकल विल हेल्प योर पर्सनैलिटी, जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं. एंड सोसाइटी इज़ योर फैमिली. अब मान लो योर फैमिली क्रिटिसाइज यू फॉर एवरीथिंग, वट एवर पॉजिटिविटी यू हैव, यू विल गेट ड्रेन्ड एंड यू विल फील कि यार ये क्या हो रहा है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब हम तीनों चीज़ों को लेकर डिप्रेशन की तरफ चलेंगे, द चांसेस आर हम बहुत जल्दी बेटर होंगे. अब बात आते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं. सो साइकोलॉजिस्ट की भी सर बहुत सारी थेरेपीज़ हैं. सो देयर इज़ अ थेरेपी नोन एज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कहती है कि आपका जो थॉट है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. वी नीड टू चेक दैट. एग्जैक्टली लाइक दैट. अब जब एक थेरेपिस्ट के पास बैठते हैं तो आप अपनी लाइफ टाइमलाइन बनाते हैं. और जब मैं मान लीजिए मेरे पास अभी एक क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है मैम मैं कुछ भी कर लूँ, शी इज़ जस्ट क्लियर्ड हर UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम एंड शी सेज मैं कुछ भी कर लूँ, आई डोंट फील दैट आई हैव डन इनफ. मेरे को कभी भी ना ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम करा है. कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आती. नो, इफ़ वी गो बैक डेटेड, तो मैम मैं 7 साल की थी, मैंने एक एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड माय फादर सेड वेरी गुड, अच्छा किया, बट इससे और अच्छा कर सकती थी. तो देयर इज़ ऑलवेज एन हिडन डिज़ायर दैट आई वांट टू प्रूव माय फादर एंड आई डोंट नो हाउ विल आई डू दैट. सो देर आर सर्टेन बिलीफ जो आपके आसपास वाले लोगों ने आपके अंदर डाउट क्रिएट करा. एंड समहाउ आउट ऑफ माई ओन प्रैक्टिस पास्ट 12 years दैट आई बीन प्रैक्टिसिंग, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी ओवरव्यू ऑफ लाइफ ज़रूर देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे किस मोमेंट पे क्या सीखा और उसको कैसे इवैल्यूएट करा. एक ना टर्म और है इमोशनल बैगेज. यस. जिसमें क्या है ना कि आप देखो एक रिलेशनशिप में आए आप, लेट्स सपोज अ फीमेल और मेल, एक पार्टनर एक रिलेशनशिप में आता है ना, उसकी पुराने रिलेशनशिप में जो भी बिटरनेस रही है या कड़वाहट रही है या एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है और वो अभी भी डरता है कि इस वाले रिलेशन में भी मुझे वही मिलेगा. इधर वो बिहेव करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में कि यार ये तो यही रिस्पॉन्स आएगा मेरा, ऑल्दो वो आए ना आए दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो वो इमोशनल बैगेज जो है वो क्यों होता है और इसको कैसे डील करेगा ये? सर देखिए, वो आपकी बॉडी के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने याद करा. मैं इसको एक एग्जांपल से लेती हूँ. मैं लास्ट टाइम गुड़गांव आई एंड आई हैव सीन एन एक्सीडेंट इन वन ऑफ द रेड लाइट. अब मैं जैसे ही उस गुड़गांव की रेड लाइट पर आऊँगी, माई बॉडी विल रिएक्ट, अरे यार एक बड़ा मैंने यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट देखा था. हाँ सही बात है. ठीक है. अब बात आती हूँ कि मैंने एक इंसान को डेट करा जहाँ पे मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम डेट पे जा रही हूँ. सो नेक्स्ट टाइम डेट पे जाते सर माई बॉडी, माई माइंड, माई बिलीफ सिस्टम रिमेंबर हाउ आई फील इन द प्रेजेंस ऑफ दैट अदर पर्सन एंड नाउ हाउ आई एम फीलिंग. सो मैम पता है पहले तो ऐसा होता था ना कि वो इंसान ने कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करा था. सो नाउ ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग. 4-5 चीज़ों के बाद लगता है नहीं मैम ही इज़ ऑल्सो सेम, because our brain, our body is constantly comparing what we had in the previous past. And that happens not just with relationship but with every experience. It's more of comparison. It's more of a comparison. It's more of sir what your body remembers. Even eating at a restaurant and next time visiting the same place, you may tell yourself कि यार last time इतना अच्छा experience नहीं था, इस बार बहुत अच्छा था. That is the way we have been born and brought up. Because our past memories are there. एंड पीपल फील लाइक कि अब हम सब कुछ भूल के नया जीवन चालू करना चाहते हैं. इट्स नॉट ईजी. सो आई रियली वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड, लोग जितना ये बात को समझें कि टेक टाइम, अंडरस्टैंड वॉट यू हैव गॉन थ्रू. ये जो प्रेजेंट जनरेशन है ना सर, इनके साथ एक थोड़ा सा इशू ये है कि ये एक रिलेशनशिप एंड भी नहीं हो रहा, ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग टाइम एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन कि मैं अकेली रह गई, मैं अकेला रह गया. एंड दे डोंट नीड पार्टनर, दे नीड जस्ट कि कोई मेरे साथ है, सो दे फील कूल इनफ. मतलब आई हैव सीन गर्ल्स एंड एज वेल एज बॉयज़ थेरेपी में आते हैं, 2 से 3 दिन सेशन लेंगे, दे वेरी गुड, अच्छे से कॉपरेट करेंगे और तीसरे चौथे सेशन के बाद मैम नाउ वी आर फाइंड द अनदर सोलमेट. वो सीधा ही सोलमेट पे बात चली जाएगी और फिर वो उन्होंने टाइम नहीं लिया ना सर उस चीज़ को प्रोसेस करने में. और द मोमेंट यू हैव नॉट, बिकॉज यू हैव नॉट थॉट व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड, you were just looking for somebody to come and fix you. And sir आज के टाइम पे हर इंसान का एक इमोशनल बैगेज है, तो we need to process that. So take time, at least month 6 months अपने आप को समय दो, इस इमोशनल बैगेज से थोड़े से बाहर निकलो एंड अंडरस्टैंड करो सर क्या रेड फ्लैग्स थे. और रेड फ्लैग्स जरूरी नहीं है दूसरे में ही है. सही बात है. जब भी लोग मेरे को बोलते हैं कि मैम हमारा ये ब्रेकअप हुआ, आई जनरली आस्क देम फॉर फ्यू सेशंस कि क्या चीज़ें थी दूसरे इंसान में. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन आई फील लाइक कि वो इंसान अब अपने आप को देख सकता है, देन आई आस्क कि अब आप में क्या कमियां थी. रिसेंटली आई एम डूइंग अ थेरेपी फॉर समबडी हु सिटिंग इन UK. तो वो ब्रेकअप हुआ, 3 साल लिव इन के अंदर थे
और लड़की एकदम से, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, लड़की एकदम से बिना बताए ब्रेकअप करती है। अब वो इंसान तो शादी तक के सपने सोच के बैठा था और बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत रोया, बहुत परेशान था। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2-2.5 महीने हो गए इस चीज़ को। तो अब प्रेजेंट सेशंस के अंदर वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी होंगी, है ना। तो थिंग्स आर नॉट ऑलवेज अबाउट रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स इन द अदर पर्सन। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे में क्या कमियाँ हैं, what is our way of handling things. That is something very important. But how this, I mean, a psychologist, being a psychologist, Yes. आपके लेवल पे कंट्रोलिंग दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर किसी को वही कबीर सिंह बनना है उस मूवी का, कि अपनी बुराइयां नहीं देखनी है नहीं कि मैं देखनी है सर, बुराइयां नहीं देखनी है। अब कबीर सिंह के नाम से अंदर एक बच्चा आता है मेरे पास, बच्चा नहीं मतलब ही इज़ एन अडल्ट, 22-23 साल का लड़का है। वो मुझे बोलता है मैम आई वांट टू शो एवरीबॉडी आई एम वेरी मैस्कुलिन, मैं लड़ हाँ, सकता अल्फा हूँ, मेल। अल्फा मी, एंड मैम व्हेन आई एम सिटिंग मुझे ऐसा लगता है मैं वेटर को भी ऐसे बुलाऊँ, मैं एक्सक्यूज मी ना बोलूँ, मेरी आवाज़ ना दब जाए, मैं ये ना हो जाऊँ, बिकॉज एवरीबॉडी वांट टू लुक दैट ग्रैंडियोस। हाँ, वो ग्रैंडियोसिटी हमें इतनी पॉजिटिव फील कराने लग गई है। हाँ, एंड सर ये कहीं ना कहीं हमारी मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, व्हाट दे ट्राइंग टू शो। इसके हम नेक्स्ट स्टेज में बढ़ेंगे अभी, कि मतलब हाँ, एक रिलेशन में आ रहे हो आप, ठीक है ना। जब आप उस रिलेशन में आते हो तो आप लोगों के ना अलग अलग माइंडसेट होते हैं, दोनों लोगों के अलग अलग माइंडसेट हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आपकी अलग चॉइसेस हैं, अगले की अलग चॉइसेस हैं, वो अलग तरीके से सोचता है, आप अलग तरीके से सोचती हो। ऐसी सिचुएशन में एज एन साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो टू पैच अप दैट रोड, जहाँ पे दोनों लोग एक जैसा सोचें? क्योंकि देखिए लव मैरिज में फिर भी टाइम मिल जाता है, लव मैरिज है, आपने 2-3 साल का रिलेशन रखा है, देन यू आर गेटिंग मैरिड, सो यू हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट इन एन अरेंज मैरिज, उसमें तो आपको टाइम नहीं मिलता। तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप कैसे बताओगे कि कैसे एक दूसरे का साथ देना है, या क्या वो चीज़ें की जा सकती हैं टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी ऑफ द पार्टनर? एक ही लाइन में सर इसको बताऊंगी, कभी सुन लो कभी सुना दो। सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी सुन लो और कभी सुना दो। कभी कभार दूसरे इंसान की बात सुन लो। हमेशा ये ईगो, हमेशा ये सोचना वो मुझे कैसे टोक सकता है, वो उसने मुझे ये क्यों ज्ञान दे दिया, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हमने लाइफ को बना दिया। शायद इतना थी नहीं कॉम्पिटिटिव, हम हर चीज़ को ना हमेशा ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसको कैसा जवाब दूँ, एंड दैट इज़ समथिंग मेकिंग अ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप्स में सुनना, बात हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना इज़ वेरी नॉर्मल। व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ कि आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, हाँ, ये भी ठीक है। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आप सर जब एक रूम शेयर करोगे, आप एक साथ रहोगे, आप 24 घंटे एक साथ एक दूसरे की There will तरफ be कमिटेड हो, arguments. कभी भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ अपने आर्ग्यूमेंट से सीखो। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो, किसी की रिस्पेक्ट के ऊपर मत आओ। द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड इन रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी की सुन भी रहे हो तो आप थोड़ी देर चुप हो जाओगे, आप किसी को सुना भी रहे हो तो उस इंसान की रिस्पेक्ट को हम ख़राब ना करें। ट्रस्ट मत तोड़ो। बहुत जल्दी आजकल हम बाहर की तरफ भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, एंड वी लूजिंग ट्रस्ट एंड वी जस्टिफाई आवर सेल्फ कि नहीं मैम सेक्शुअल कुछ नहीं है मेरा बाहर। सो चीटिंग इज़ नॉट जस्ट सेक्शुअल, आई टेल देम चीटिंग इज़ ऑल्सो इमोशनल लेवल, राइट। सो थोड़ा सा समय दीजिए, रिश्तों में समय लगता है, भाई बहनों के रिश्ते में भी How समय to लगता है। manage that ego, ma'am, in between, as a psychologist again I am asking कि जो रिलेशन है उनके बीच में, एक जैसे अरेंज मैरिज है तो वो ईगो क्लैश भी तो आते हैं कि यार तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। सर मुझे पता है, ऐसा लगता है कि ईगो क्लैश से ज़्यादा ना ये जो बाहर के लोग ज्ञान देते हैं ना वो ज़्यादा दिक्कत है। ये जो बाहर के लोगों का जो ज्ञान होता है ना सर, ये हाँ, बहुत ज़्यादा। तो तेरी फ्रेंड या तेरा तेरा फ्रेंड फ्रेंड या तेरी मम्मी या मेरी मम्मी, जो एक बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है plays a किसी भी big रिश्ते, role. बिग रोल। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है 2 चीज़। जैसे आपने ईगो वाली बात बोली, ईगो के टाइम पर सिर्फ एनालाइज करके देखो, जो मैं कर रही थी, जो मैं बोल रही थी, क्या Was it right? वाज इट राइट और रॉन्ग, वाज इट राइट। इट इज़ हर्टफुल टू एक्सेप्ट कि हाँ आप गलत हो, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, आप जितना इस रिश्तों के अंदर इसको थोड़ा सा कम कर दोगे, ईजी हो जाता है। एक और बहुत सिग्निफिकेंट हमने देखा है मैम चेंज, कि अभी ना मैं सबकी बात करूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ना यू आर वर्किंग, योर पार्टनर इज़ वर्किंग, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, एंड यू कम बैक फ्रॉम योर ऑफिस और वर्क प्लेस, घर आते हो, स्टिल वो अलग फ़ोन पे लगा है, वो अलग फ़ोन पे लगी है, कोई बातचीत नहीं है। ये एक नया वो चल पड़ा है पूरा का पूरा, कि जहाँ पे वो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड ही नहीं, एक दूसरे से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे वाले बिहेवियर में क्या किया जाए? फिर वो तो कनेक्ट ही नहीं है ना आपस में। सर ऐसे बिहेवियर में ज़रूर देखा जाए कि एज अ कपल आप कोई भी एक एक्टिविटी
ज़रूर करें. आई वुड से डेली, इफ़ डेली इज़ नॉट पॉसिबल, मैम आप तो बोल रहे हो हमारी वर्क शिफ्ट शेड्यूल अलग है, हमारी चीज़ें अलग हैं, हैव समथिंग एटलीस्ट थ्राइस अ वीक और ऑन वीकेंड्स दैट यू पीपल आर डूइंग इट टुगेदर. इट कैन बी प्लेइंग अ स्पोर्ट, इट कैन बी गोइंग फॉर आउट फॉर अ वॉक, A very nice solution. इट कैन बी डूइंग एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस. हम इस समय लाइफ में अच्छा. सर इतना भाग रहे हैं कि वी आर जस्ट डूइंग. मैम हम गए तो थे, कहाँ गए थे मैम? हम ग्रोसरी शॉपिंग पे गए थे, तब भी मेरी वाइफ को नहीं लग रहा हमने टाइम स्पेंड करा है. अरे वो ग्रोसरी शॉपिंग थी. यू That's नीड टू not spending सिट, time. दैट्स नॉट फेयर. अब बच्चों के साथ मैं पेरेंट को बोलती हूँ आप बाहर जाओ. मैम हम गए थे, कहाँ गए थे? मूवी देखने गए. आपने तो मूवी के साथ टाइम स्पेंड करा, आपने तो आमिर खान के साथ टाइम स्पेंड करा, एक सितारे ज़मीं पर देखिए, आपने बच्चे के साथ नहीं एक करा. दूसरे के साथ नहीं नहीं करा. करा आपने, True. कपल के साथ नहीं करा. हैव समथिंग जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. That's very इफ यू true. डोंट हैव टाइम, डू इट थ्राइस अ वीक. And we count that time. Actually, you said right. Yes. हम उसको काउंट करते हैं कि हम मूवी देखने गए तो थे साथ में, हमने टाइम स्पेंड करा है. राइट, दैट वी डिडंट स्पेंड इट टुगेदर. वो तो आप मूवी देख रहे थे. वो तो मूवी देख रहे थे, वो तो आप ग्रोसरी खरीद रहे थे, True. वो तो कुछ. Very true. और सर ग्रोसरी खरीदना भी आज के टाइम पे तो मैं बोल रही हूँ, अगर खरीद रहे हो तो अच्छी बात है, बिकॉज पीपल हैव बिकम सो डिपेंडेंट ऑन दिस ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड ऑल, दैट वो इतना कन्वीनियंस उतना भी नहीं हो रहा है. उतना भी नहीं हो रहा है. जो एक ग्रोसरी शॉपिंग हम अपने मम्मी पापा को देखते थे शायद मंडी जाते हुए, अब तो याद ही नहीं कभी कोई मंडी जाके सब्जी लेकर आएगा. ठीक है, आप कन्वीनियंस का फायदा थैला उठाइए, पकड़ते थे और साथ में जाते थे, हाँ. और बच्चों को पता चलता था. सर आजकल तो बच्चे 1 मिनट में कहते हैं कोई बात नहीं मम्मी ब्लिंकिट कर दो आप, हाँ. है ना, वो कन्वीनियंस है. तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डू समथिंग विच इज टुगेदर, और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसी में एडजेसेंट मेरा क्वेश्चन है मैम. दिस इज लाइक अ मेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज. कि एक हस्बैंड है, मतलब इट्स नॉट फीमेल, मे बी सम ऑफ द फीमेल विल ऑब्सेस्ड बाय द क्वेश्चन और नॉट, बट एक सवाल है जो है, प्लीज एग्जिस्ट करता है. एक बंदा है, लेट्स सपोज, चलिए फीमेल पर्सपेक्टिव से ले लेते हैं, पार्टनर है, ऑफिस से आ रहा है, थका हारा आ रहा है ना. अभी बीवी की सुने या अपनी माँ की सुने, क्योंकि एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वो माँ की सुनेगा तो फिर वो कहा जाएगा कि माँ का लाडला है, माँ के पीछे, और बीवी की सुनता है तो फिर वो जोरू का गुलाम बन जाता है. तो वो बंदा करे तो करे क्या? सर ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसका शायद कोई भी आज तक जवाब नहीं दे पाया है, बट स्टिल ट्राई करते हो इसमें. तो पहला इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सुनो दोनों की. मेरे हिसाब से आपको दोनों में से किसी को भी ऐसा महसूस कराने की जरूरत नहीं सुनो. जब आप बीवी के साथ बैठे हो तो बीवी ने बोला आपको पता है आज मम्मी ने क्या किया, आज मम्मी ने ना दोबारा मेड के साथ बेइज्जती कर दी, एंड में क्या हुआ, खाना तो मुझे बनाना पड़ा. तो आपने क्या करा, बीवी को नहीं मम्मी की वो इंटेंशन नहीं थी, मम्मी तो अच्छा ही बोल रही थी. तो आपने बीवी को समझाया मम्मी के पर्सपेक्टिव से. तो जो आप कनेक्शन बनाने भी गए थे वो वहीं टूट गया, बिकॉज आप तो मम्मी की तरफदारी कर रहे हो. हाँ, वही. कहीं बार बैठकर सिर्फ रेंट करना, सिर्फ बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दैट मेक सेंस. आप अगर समझ पाए हैं तो अगर आपकी वाइफ आपको कुछ बोल रही है, उस बात को एक्नॉलेज करें, उस बात को समझें. उसको 10 मिनट लगेंगे शांत करने में और वो चीज़ ठीक होएगी. मुझे इसमें ना मैम नेता याद आते हैं कि जब आप उनको कोई लेटर देने जाते हो किसी इश्यूज़ वगैरह का कि ये हमारे वहाँ इश्यूज़ हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपका एक्नॉलेज कर लेते हैं और बोलते हैं हम इस पर संज्ञान लेंगे. देन यू नीड टू बी पॉलिटिशियन कि दोनों की सुन लो, हम इस पे संज्ञान लेंगे. थोड़ा सा सर बात दोनों की सुनो. और यहाँ पे ना किसी भी तरीके से एक्सट्रीम पे जाना प्रॉब्लम है. जैसे अभी एक केस मैं देख रही हूँ जिसके अंदर लड़का सिंगापुर में है, लड़की यहाँ पर है, एंड शी इज़ टेलिंग मी मैम मेरा हस्बैंड चाहता है कि वो सिंगापुर से नौकरी करे, मैं गुड़गांव में नौकरी करूँ, बट मैं नोएडा से गुड़गांव आती हूँ एंड बिकॉज मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं हमेशा फैमिली के साथ रहूँ. मैम इट इज़ नॉट कन्वीनियंट. नहीं है उसके लिए कन्वीनियंस, हस्बैंड के लिए भी नहीं होगा सर. डेली नोएडा से गुड़गांव 2 घंटे आप ट्रैवल कर आएँ, तो इस चीज़ के लिए समझिए. कहीं बारी हो सकता है एज अ वाइफ वो गलत ना हो, और कहीं बारी हो सकता है एज अ मदर भी लोग गलत ना हो, बट समथिंग इम्पॉर्टेंट जो मिस हो जाता है लड़कों से, आई थिंक, या लड़कियों से भी फॉर दैट मैटर, ये समझना कि वो जो मेरी फैमिली है, मम्मी पापा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अब मेरी फैमिली मेरा बीवी बच्चा भी है. दिस इज़ ऑल्सो माई फैमिली नाउ. दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन सुनना, और हो सके तो उस पर कुछ छोटे छोटे एक्शंस लेना. बिकॉज बहुत सारे लोग सर इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि मैम 3-4 साल मेरे हस्बैंड ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है, और अब लेडीज़ बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, और अब हस्बैंड कहते हैं मैम मैं जानता हूँ जो हुआ वो गलत है, बट अब मैं क्या करूँ. तो उस चीज़ को सुनना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको समझ के बेटर करना, और जितना हो सके मेरे हिसाब से दोनों फैमिलीज अगर कम इंटरफेयर करें, लेट हस्बैंड एंड वाइफ डील विद इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड मैम इन एडिशन टू इट कि वही बंदा जब थका हुआ घर पहुंचता है, दिन भर का स्ट्रेस है, काम का वर्कलोड है, सब चीज़ें हैं, तो फैमिली का एज एन साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि फैमिली का कितना रोल होना चाहिए? फैमिली मीन्स वही मदर, वही वाइफ, वही किड्स, उनका कितना रोल होना चाहिए कि इस बंदे को अभी हमें वो पीस देना है, साइकोलॉजिकल पीस देना है कि वो वहाँ से वापस आया तो अब एक उसमें आ जाए, शांति वाले मोड में आ जाए? आई थिंक ये हमारे घर का एक रूल होना चाहिए जहाँ पे इंसान एटलीस्ट सही से कपड़े बदले, पानी पिए, चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो पिए, बैठें, कपड़े वपड़े चेंज कर लें, वो पीसफुल देना। और वो जब वाइफ देगी और मदर देगी तो धीरे धीरे बच्चे भी देंगे, तो वो घर का एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि पापा हैं या फॉर दैट मैटर मम्मी है, कोई भी काम कर कर आया, आते सर हम उनके ऊपर ओवरलोड ना कर दें किसी भी इन्फॉर्मेशन को। फर्स्ट थिंग ना। सेकंड, बहुत बार ना लोग मुझे बोलते हैं मैम माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज इनटू ड्रिंकिंग। जब मैं वो बंदे के साथ बैठती हूँ जो शराब पी रहा है, वो मुझे पता है क्या बोलता है, मैडम शराब पीना मेरा शौक नहीं है, बट मैं घर को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं जब भी घर जा रहा हूँ हमेशा लड़ाई झगड़ा देख रहा हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिट विद माई फैमिली, मुझे भी बैठना है। तो कंप्लेन करना इज़ नॉट बैड, हर समय कंप्लेन करना शायद एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़, एक इंसान तब घर को अवॉइड करता है जब उसको लगता है किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगी, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से खफा भी होंगे जहाँ पे मैं बोलूँगी हस्बैंड को पीसफुल दो। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट होता है तो मैम हम भी तो पूरा दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी तो परेशान हैं, पीपल विल हैव दिस ओपिनियन। मैं ये भी कहूँगी हस्बैंड लोगों को कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ की लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करो, बिकॉज उसको भी हैबिट नहीं है कंप्लेंट करने की। अगर उसको भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इफ़ यू गिव गुड एनवायरनमेंट टू हर, शी विल ऑल्सो बिकम बेटर फ्रेंडली पार्टनर टू यू। So example for that matter, very simple example, wife is complaining about household work कि मैं पूरा दिन काम ही करी जा रही हूँ। अगर आपकी वो प्रॉब्लम 4, 5, 6, 7 हज़ार रुपये का सर्वेंट की हो जाती है, डू दैट। हाँ, वो करके ख़त्म करते हैं। आई थिंक समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ उस चीज़ को करिए। और कुछ जगहों पर अगर आपको लगता है मैम मैं अपनी मम्मी पापा के आगे नहीं बोलता हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता, हमारे घर के संस्कार नहीं, आई एग्री विद दैट बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली। मैं जानती हूँ बहुत बार लोग नहीं बोल पाते हैं, उसमें वाइफ को दबाओ मत, उसकी बात सुनो। शायद उसको अगर आपका भी सपोर्ट मिल जाएगा ना तो वो मेंटली पीसफुल हो जाएगी। व्हाट शी इज़ लुकिंग फॉर इज़ एक्नॉलेजमेंट दैट येस यू आर डिस्टर्ब्ड, आई एग्री करते हैं कुछ, दैट शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आपने एक टर्म यूज़ किया था मैम, एक्स्ट्रा मैरिटल, आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है ये। उसमें ना कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई हैं कि मतलब इट्स नॉट जेंडर बेस्ड, फीमेल भी और मेल भी दोनों साइड से हैं, कि वो अपने बच्चों को भी जहर दे दिया और प्रेमी के साथ फरार हो गई बच्चों को मार के। फिर उधर आता है कि एक फादर है, वो उसने भी अपना बच्चों को मार दिया और ख़ुद भी सुसाइड कर लिया। इस तरह की साइकोलॉजी की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब कहाँ वो प्यार मोहब्बत होती थी इतनी अंदर, मतलब होता था, ममता भी होती थी पहले वाले कि पढ़ो हाथ तो लगा दो, तुम कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और आज का टाइम ये है कि आप खुद ही उन्हें मार के निकल ले रहे हो किसी और के साथ में। तो साइकोलॉजिकली इतना ड्रास्टिकल चेंज कैसे आ गया? सर ना, हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा रेज है इस समय, गुस्सा है लोगों के अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर, और नम है, पता ही नहीं क्या चीज़ खुशी देगी। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी जिसमें राज शर्मा जी ने एक बात बोली कि लोग डांस कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, बट उन्हें खुशी नहीं मिल रही। कुछ बुरी घटना हो गई, उन्हें दुख नहीं हो रहा। पीपल आर इन नमनेस, दे आर टू नम। जैसे मैं, अगर आप सिंपल सी बात करके देखो, अगर हम ये सोचें कि जब एक लड़की ने अपने बच्चे को मारा या अपने आदमी को मारा तो वो कितनी हद तक उस समय गुस्से में थी और नम थी कि उसे पता ही नहीं, जब वो मार भी रही थी तो उसे वो पता भी नहीं चला कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उस समय उसका साइकोलॉजी देखिए। सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग की जो हमें बहुत एड्रेनलिन रश दे रहा है या हमें बहुत ज़्यादा ना खुशी मिलनी बंद हो गई है, और हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही अंदर वो गुस्सा और मैनिपुलेटिव लाइफ जीने लग गए, जिसकी वजह से अगेन ट्रस्ट इज समथिंग विच इज़ हाईली एट स्टेक, आई वुड से। एक पुराना टाइम था मैम जहाँ पे हमारे पड़ोस के पड़ोस में भी अगर कोई डेथ हो जाती थी तो 4-5 घर लाइन से वो सब रो रहे होते थे, सब रो रहे होते थे। और एक आज का टाइम है कि आपकी फैमिली में आपके चाची मासे वो सब आ गए हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर द टी, चाय क्यों नहीं मिली अब तक हमें, उधर डेड बॉडी पड़ी हुई है। सो दिस इज़ हाउ वी आर टर्निंग अप टू। बिल्कुल। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, चटोरी रजनी जी, उनकी बेटे की बहुत यंग एज में डेथ हुई, 16-17 साल की उम्र। तो वो एक पॉडकास्ट में यही बात बोल रही थी कि अभी हम प्रोसेस ही कर रहे थे, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी, और पीछे कुछ रिश्तेदार बात कर रहे थे कि यार कुछ खाने के लिए ले आओ।
दैट इज व्हाट आई एम दैट इज द थिंग, पीपल हैव लॉस्ट जो वो एक एम्पैथी रखते थे, जो Empathy, समझते हाँ। थे। इमेजिन कि आपके साथ ये सब चीज़ें बीत रही हों तो उस समय आपके के ऊपर क्या हालत होगी। वी हैव स्टॉप लिविंग इन द मोमेंट, हम मोमेंट में नहीं जी रहे हैं सर, वी आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड। सीरियसली। एक बीच में भी आपने सुना और नहीं सुना, एक केस और आया था कि एक बच्चे को ना उसका फादर लटका के पैर के बल और पूरे गांव में घूमा, जस्ट बिकॉज ही वाज आस्किंग फॉर फर्दर डाउरी। 8 इयर्स बॉय, और 8-9 साल का बच्चा है, यानी शादी को 10 साल हो गए होंगे। काफ़ी न्यूज़ ट्रेंड करी थी कि वो पूरे गांव में घूम रहा था उल्टा लटका के कि मेरे को दहेज और चाहिए अभी। सो मतलब दिस काइंड ऑफ स्टोरीज आर लिटरली पैथेटिक। दे आर, मैंने समहाउ नहीं सुना, बट आप अगर इस बारे में भी बात करें, आप एक बार सोच के देखिए आप उस समय अपने बच्चे के ऊपर क्या बिता रहे हैं, शेम दे रहे हैं, गिल्ट दे रहे हैं, उसे एम्बैरस फील करा रहे हैं। वो थोड़े दिन में वो बच्चा बाहर भी नहीं निकलने जाएगा, एंड दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू द सोसाइटी। वो अपने खुद के बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। हम इस सेगमेंट को अगले उसमें ले जा रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ पे। लेट्स सपोज एक बच्चे के साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, विच इज़ लाइक हमारी सोसाइटी में ना ये बहुत बड़ा वो है, बच्चे बताते नहीं हैं। आप जब बड़े हो जाते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये मेरे साथ एक्चुअली में गलत हुआ था। आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये उस टाइम पे मेरे साथ गलत हुआ था, एंड आई हैव ऑल्सो बीन एन अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। एक वो हो गया। दूसरा पिटाई वाला, कि लेट्स सपोज आपकी बचपन में भयानक वाली कुटाई हुई है बहुत पीटे गए हो तो कुछ बच्चे ना पूरी लाइफ इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाते हैं, वो डरपोक टाइप के हो जाएंगे। तो इससे साइकोलॉजिकली कैसे बाहर आना है? सर सबसे पहले तो इससे साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से को निकलने के लिए थेरेपी लेनी होती है। मैं पहले बात करती हूँ कि ट्रॉमा होता भी नहीं। बहुत सारे लोग ना दे आर वेरी प्राउड कि अरे मैडम हमारे पिताजी ने तो हमें मारा था, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ भी तो हुआ था। दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि अरे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब आपने अपने बच्चे को मारा और आपने अपने बच्चे को बोला तुझे तो समझ ही नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, तेरी औकात नहीं है, मैंने तेरे लिए हाँ, बहुत कुछ नेगेटिव कर दिया, वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स बोले, तो बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन गया कि आई एम गुड फॉर नथिंग। अब जब वो 30-32 साल का भी हुआ तो वो रो रहा है और वो कह रहा है आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, और वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो उसे फील करवा रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर नथिंग। हाल ही में एक केस के अंदर जहाँ पे एक पिताजी बड़े अच्छे खासे पैसे वाले थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि अरे मेरे एक सेशन के अंदर ही, अरे मैडम ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको बोलो अपने बाप से सीखिए, इसका मिड बाप ऑफ द कितना कुछ सेशन। करता है। मिड ऑफ द सेशन एंड ही यूज वन लाइन, जो काम ये करता है ना मैम वो तो मैं 5,000 रुपये के लड़के से करवा लूँ, नौकर से। व्हाट आर यू गिविंग टू योर चाइल्ड, आप क्या बोल रहे हो। तो हम ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे शब्द हमारे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना चाहते हैं। हम उसे कितना अपनी ही उसकी नज़रों में गिरा रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपसे नफरत नहीं करेगा। बच्चा कहेगा मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग हैं जो आज के टाइम में बोल पा रहे हैं कि हाँ माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, हाँ पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं, पेरेंट्स आर नॉट आइडियल, वो लोग भी गलती कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे दे विल हेट देमसेल्फ, दे विल नॉट लाइक देमसेल्फ, दे विल फील कि हमारे में ही कुछ कमी है। मैम मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो जो पैदा हुआ शुरू से आपको देख रहा है तो आइडियल मान रहा है। सर हमारे समाज में ऐसा सिखाया गया। अब मान लो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को जाके बोलो मैम आई डोंट लाइक माई फादर, और साइकोलॉजिस्ट अगर आपको ज्ञान दे दे नहीं बेटा पापा तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वहीं पर आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब मेरे पास हज़ारों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड पेरेंट्स आर नॉट आइडियल, पेरेंट्स बच्चों को ट्रॉमा देते हैं। आवर सोसाइटी रियली नीड टू हैव दिस माइंडसेट कि पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं, दे आर नॉट गॉड। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। एज अ मदर ऑफ अ 7-year-old आई एम टेलिंग यू आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ अ लॉट इन लास्ट 4 years सो दैट आई नो वॉट इज़ ट्रबलिंग वमिका, जिससे मैं डे बाई डे चीज़ों को बदलूँ। कल रात को एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल हुआ, आई वॉज गोइंग टू स्लीप एंड आई आस्क्ड वमिका, आप थोड़ी देर पहले रो रहे थे, क्या हुआ। तो उसने मुझे बड़ी एक फ़नी बात बोली, मम्मा कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा, शी इज़ जस्ट 7-year-old। तो मैंने कहा आप किस बात पे ऐसा लगा बेटा, तो शी गिव मी फ्यू एग्जांपल्स, मेरी क्लास थी, मेरी वो थी। अरे मम्मा मेरा आज जाने का मन नहीं था ना। तो एज अ पेरेंट हम कई बार सोचते हैं वी विल डिसाइड फॉर आवर किड्स, वी आर नॉट इवन बॉदर टू लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। आई थिंक इट इज़ अ टाइम जहाँ पे पेरेंट्स को रुक कर समझने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे की क्या नीड है, क्योंकि हम सोसाइटी में इतना फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है एज अ पेरेंट वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड वी आर गुड एंड वी आर बॉदर्ड अबाउट सोसाइटी टू मच।
टू मच, वी आर बॉदर्ड अबाउट। अभी आप देखिए ना, मॉल चलिए, एक बच्चा रो रहा है तो वहाँ पे माँ क्या बोलेगी, बेटा चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। वो ये नहीं बोल रही कि तुम्हें क्या तुम क्यों रो चाहिए, रहे हो तुम भाई, क्यों रो हाँ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया, हाँ, तुम्हें भूख तुम लगी क्यों है, तुम्हें पैर क्या पटक पटक प्रॉब्लम के हो चिल्ला गई रहे है। हो, बट दे विल बी लाइक, अरे लुक, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। राइट, और एक और खींच देंगे उसी टाइम पे, हाँ हाँ, वी वो आर टू ठीक है। मच फोकस्ड ऑन दिस, राइट। एंड देन सर, एक और एक्सट्रीम पेरेंट है जो आज के टाइम पर है, वो बच्चे को तकलीफ ही नहीं देना चाहते हैं। आजकल लोगों ने ना जेंटल पेरेंटिंग को बहुत कंफ्यूज कर दिया है, एंड दे फील लाइक दैट दे वांट टू गिव एवरीथिंग टू देयर चाइल्ड, व्हिच वो इज अलग आल्सो वो नॉट, है, वो हाँ, बहुत ही, वो और ज़्यादा खतरनाक है सर। लाड़ प्यार वाला, लाड प्यार। एक्सट्रीम। पेरेंट, मेरे से जनरली ये लोग पूछते हैं, मैम हाउ टू बिकम अ गुड पेरेंट। मैं बोलती हूँ जस्ट बाय बीइंग पेरेंट, प्रेजेंट रहो अपने बच्चे की लाइफ में, डोंट replace the presents, the gift with your presence. That is something very important, because we keep gifting them, we keep giving them the extra luxury of play areas, sports, different kind of activities, but we are missing in their life. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट ये पेरेंटिंग वाला जो सेगमेंट है ना, ये अब आप बिफोर मैरिज ही स्टार्ट हो जाता है कि आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना है, या आफ्टर बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ किड, और वो उसके बाद वो शुरू होता है? सर जैसे अभी आपने मेरे से रिलेशनशिप के टाइम पे पूछा था ना, मैम ये क्या बैगेज होता है, पेरेंटिंग ऑल्सो मीन्स यू कैरी लॉट ऑफ बैगेजेस फ्रॉम हाउ यू वर ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, है ना। माँ कहेगी कि मैडम मुझे पता है मुझे अपने बच्चे को नहीं मारना, बट मैं मार रही हूँ, फिर भी मार रही हूँ, और मैं जानती हूँ लॉजिकली मैं गलत कर रही हूँ, बट मैम मैं फिर भी ऐसा क्यों कर रही हूँ। हस्बैंड, पापा कह रहे हैं, मैम मैं जानता हूँ मेरे पापा ने मेरे साथ ये गलतियाँ करी, बट आई एम रिपीटिंग द सेम, दिस इज़ व्हाट यू कॉल जनरेशनल ट्रॉमा। सो आई थिंक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू वर्क ऑन योर ट्रिगर्स। एक माँ को पहले अपने ट्रिगर्स, और पिताजी को पहले अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम, नॉट फॉर द चाइल्ड। बच्चा बाद में, पहले अपने आप को हील करना। बहुत सारे मदर्स का ये कंप्लेंट रहता है दैट हम मार भी रहे हैं, हमें गिल्ट भी हो रहा है, हम सॉरी भी बोल रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप को कि हम अगले दिन ये काम नहीं करेंगे, बट हम फिर सिर कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं सर आ रहा है बिकॉज आपके हिसाब से वही तरीका है बच्चे को पालने का, और आपने वही सीखा। मैम, सिंस यू हैव लॉट मेनी ऑफ द पेरेंट्स जिनको आप काउंसिल करते हो अपने बच्चों को लेकर के, तो ये तो बेसिक सवाल मेरा भी रहेगा कि वी नाउ डेज नो वी रिवॉर्ड आवर किड टू मच। जो मांगा उठा के दे दिया, तूने ये मांगा चल ले ले। वी डोंट सी द प्राइस टैग नाउ डेज, बिकॉज वो एक स्टेटस सिंबल भी बन गया। मान लीजिए किसी के साथ हैं तो फिर वो अब बात आपकी आइडेंटिटी पे आ गई अब तो, कि भाई हम प्राइस टैग नहीं देखते हैं। अकेले में भी हैं तो फिर वो बच्चे का वो देख लेते हैं कि नहीं, जो मांगता है दिलाते चले जाते हैं। हाउ बैड इट इज़? सर आई विल कंसिडर इज़ वेरी बैड, वेरी बैड, मतलब वेरी बैड आई विल कंसिडर। बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं सर। पहली बात तो बच्चे ने कुछ मांगा और आपने दे दिया, तो बच्चे के अंदर पेशेंस तो डेवलप ही नहीं होने दे रहे आप। आर यू श्योर जब बच्चा कमाने लग जाएगा तो जो वो हर चीज़ चाहता है वो उसे मिल जाएगी? दैट इज़ वन थिंग। आप महीने में 4 बार मॉल जा रहे हो और 4 बार उसको एक बहुत बड़ा सा अच्छा खासा टॉय दिला रहे हो, तो क्या वो चारों चीज़ों की वैल्यू हो रही है घर के अंदर? फेंक देते हैं, उठा फेंक के देते हैं। हाँ। तो एंटाइटल नहीं है, दे डोंट फील दैट समथिंग बिग हैज़ कम, है ना। रिमेंबर आवर डेज जहाँ 10 रुपये की एक आइसक्रीम का भी खुशी होती थी, आज उनके लिए वो खुशी नहीं है। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू एक्सप्लेन किड्स, ठीक है आपको ये चाहिए, देयर इज सम फेस्टिवल कमिंग, मैं तब आपको देती हूँ, यू डू समथिंग गुड, आई विल गिव इट टू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा गिफ्ट्स को और महंगे प्रोडक्ट से आपको लगे कि आप एक अच्छे पेरेंट बन रहे हैं, आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। क्या आपके मम्मी पापा ने भी ऐसा ही करा था क्या? नहीं करा था। They were there इसमें with कॉपी you. नहीं करते हैं, नहीं करते। इसमें हाँ, copy you नहीं very करते। rightly said, इसमें कॉपी नहीं करते। इसमें कॉपी नहीं करते इसमें हैं, कॉपी नहीं करते। उस वाले में कॉपी करते हैं, मारपीट वाले मारपीट इसमें वाले नहीं में, करते, इसमें क्योंकि नहीं हमारे टाइम में ना गिफ्ट वो समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल। इफ यू डन समथिंग, तू अगर 10th में या कुछ मार्क्स अच्छे आ जाएंगे देन आई विल गिफ्ट यू समथिंग, वो ऐसा होता था। आज के टाइम में तुम्हारा 7वां बर्थडे है, लो 7 गिफ्ट, अभी 8वां बर्थडे तो 8 बड़े बड़े गिफ्ट आएंगे, और इवन तुम्हारे जिस दिन विजिट्स है मॉल में, हर विजिट पे एक गिफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ सो आएगा सर। उसके लिए वो प्राइसलेस हो गया वो मैं अचीव। आपको एक बड़ा फनी इंसिडेंस बताती हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी का बड़ा ग्रैंड बर्थडे करा था, बिकॉज मैं उसके बर्थ के बाद वो फंक्शन नहीं कर पाई, एंड आई डिड दिस फंक्शन। तो उसके सामान वामान आ रहा था, शी नोज दैट, और कुछ मेरे सूट्स ऐसे थे जिसको मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको घर पे फ्रॉक व्रॉक डाल के पहनवा सकती हूँ। तो समहाउ वो दोनों चीज़ें साथ में मेरे घर पर आई। तो एक वो सूट्स थे जो मेरे हिसाब से बड़े ही ख़राब थे, जो मेरा बच्चा घर पे डाल सकता है,
जब वो सूट का पैकेट देखा एंड शी गॉट वेरी एक्साइटेड, शी सेड वाओ मम्मी मैं इतने अच्छे कपड़े डालूंगी वहाँ पे पार्टी के अंदर। मतलब उसको ऐसा पता ही नहीं था क्या अच्छा क्या बुरा है। वो हमारा माइंडसेट था कि मुझे इस बर्थडे पार्टी के लिए डिज़ाइनर से कपड़ा बनवाना है और ये तो बड़ा गंदा है, जबकि वो गंदा नहीं था। यू गेटिंग माई पॉइंट? वो बच्चे के लिए वो नया कपड़ा बस नया, ये पेरेंट्स की मेंटालिटी बच्चे के अंदर जाती है। और फिर जब वो स्कूल में जाके अपने आप को कंपेयर करता है कि मेरा पेरेंट ये लेके दे रहा है, उसके पास वो स्मार्ट वॉच है, उसके पास वो फ़ोन है, तो पेरेंट का ही जो नीड जो उन्होंने जनरेट किया था, फॉर दैट मैटर इन माई केस मैंने वो जनरेट किया, नहीं बेटा No, it's गो for टू अ everyone, गुड, yeah. इट्स फॉर एवरीवन, कि आई विल टेक यू टू दैट डिज़ाइनर एंड विल गेट वेरी गुड ड्रेस डन बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लुक लाइक अ बारबी। तो बच्चे को लगा यस माई पेरेंट्स विल डू इट। अब वो कंपैरिजन जब शुरू होता है तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली एंड सेकंड सर ये जो पीयर प्रेशर है ना, Peer peer pressure, pressure. And right. peer pressure is at every level, sir. Couples are also having a peer pressure. आपका बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है? Now kids have become like a showpiece. Very true. And वो कौन से स्कूल में जा रहे हैं? When What you all talk activities? together, Yes. कौन से स्कूल में जाता कौन है से आपका स्कूल में बच्चा? जाता It's है? very Yes. थर्ड क्लास में बच्चा है एंड दे सेड उसके पास तो वो स्मार्ट वॉच है, वो व्हाई द फक यू वांट दैट? Yes. तो that is something very very important. एक और एस्पेक्ट है मैम जहाँ पे ना आज की एजुकेशन सिस्टम में पहले था कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो कितने, अब तो ये प्रॉपर हो गया कि आप टैबू बन गया कि आपके 99% मार्क्स हैं, देखो ना फलाने से कम आए, तो कंपैरिजन वाला टैबू बन गया। Isn't it a peer pressure to the kid? It is a peer pressure to the kid as well as to the parents, sir. आपने घर का ऐसा वातावरण बना दिया जहाँ पे आप बच्चे को पॉइंट मार्क्स कम करने पे भी इतना ज़बरदस्त उसको बुरा फील करा रहे हो, सुना रहे हो कि वो बच्चा किस चीज़ से गुजरेगा। तो यहाँ पे आई रियली वॉन्ट टू टेल academic performance is very important. मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, but more than academics it is the co-curricular activities that matters. Like frankly speaking, I was not even an average student in my school. Not even an average. Maths और science तो शायद भगवान के भरोसे पास होती थी. And what I call is street smartness. You need to know कि आपको कहाँ पे कैसे काम करना है. Today in the same school I was invited as a chief guest. I'm pass out of a boarding school. तो वहाँ पे जब मैं चीफ गेस्ट की स्पीच भी दे रही थी, वहाँ पे मेरी इकोनॉमिक टीचर बैठ रही थी, तो वो मुझे कह रही थी माला मुझे आज भी याद है, यू वर डिस्कस्ड प्री बोर्ड में ये पास भी हो जाएगी इकोनॉमिक्स में या नहीं होगी। एंड trust me, marks are not everything. It is the confidence, it is the social abilities and साथ ही साथ आपका co-curricular activity. तो बच्चे को सिर्फ academic excellence ना दीजिए, साथ ही साथ बच्चे को कोई स्पोर्ट्स में कोई co-curricular activity के अंदर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब वो परेशान होगा अपनी ज़िंदगी में तो वो बोल पाए कि साइकिलिंग गिव्स मी फन, वो बोल पाए कि पेंटिंग गिव्स मी फन। सो देयर शुड बी समथिंग जो वो प्ले कर रहा है। मैम एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कम बात कर रहा है, चुप चुप सा रहता है, मतलब बाय नेचर ही वैसा है, उसको आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हेल्प कैसे करोगे? मैं पेरेंट्स के लिए क्या वो हुक है जो वो करें जिससे वो बच्चा थोड़ा सा सोसाइटी के लिए घुल मिल जाए, बातचीत करने में अच्छा हो? सर बच्चे को सोशलाइजेशन शुरू से कराइए। जो बच्चा चुप रहता है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्जन इज़ ओके, बट वो बच्चा इसलिए चुप रह रहा है क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है और उसको बाहर जाने में घबराहट हो रही है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई रियली वांट कि बच्चे का बाहर ना जाने के पीछे क्या कारण है। दूसरा, बच्चे को ज़रूर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कराइए जहाँ पे वो क्रिएटिवली कुछ ना कुछ करे, जहाँ वो पेंटिंग करे, जहाँ वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, जहाँ पे वो कुछ भी ऐसा कर रहा है जहाँ वो सोशलाइज कर रहा है और वो सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं है। आज बीइंग पेरेंट वी आर टू बिजी, तो हम बच्चे को जब वो समय नहीं दे रहे, अगर वो समय उसको पीयर ग्रुप से भी मिल जाएगा तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन। सो आपके बच्चे को आप सिर्फ अंदर घर के अंदर सेटल डाउन ना करके बाहर जाने के लिए प्रमोट करें इन द राइट एज ग्रुप। 14, 15, 16 साल का इंसान खुद डिसाइड कर सकता है मुझे बाहर जाना नहीं जाना, बट इन दी राइट टाइम आप उसको बाहर लेके जाएं। ओके, ये 14-15 वाला जो मैम आपने पॉइंट बोला ना, इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि वो ये जो टाइम है ना, टीनेज का टाइम, इसमें ना कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डू नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ, आप मेरी चीज़ों में मत पढ़ो, आई विल टेक केयर। ये वाला एरोगेंसी या ये वाला माइंडसेट है, तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे? सर इसीलिए मैंने बोला, अब मैं अगर बोलूँगी बच्चों को बाहर लेके जाओ तो पेरेंट कहेगा मैडम मेरा बच्चा तो बाहर ही नहीं जाता। तो 13, 14, 15 साल वाले को वो थोड़ा सा स्पेस दो कि वो अपनी चीज़ कर ले, क्योंकि उसके ब्रेन में इतने चेंजेस हो रहे हैं, वो बायोलॉजिकली इतनी सारी रोलर कोस्टर है उसकी लाइफ कि वो इन चीज़ों से अभी खुद भी समझ रहा है। गिव स्पेस
छोटे बच्चे की लाइफ के अंदर आपका जितना प्रेजेंस है, छोटा बच्चा इफ आई एम सेइंग 7-8 साल तक के बच्चे को आप फोर्स कर सकते हो, धीरे धीरे आप अपना स्पेस दीजिए और वो बच्चे को भी उसका स्पेस दीजिए टू ये अच्छा है डिसाइड मैम। हाँ, कि वो करना चाहे किस या ना एज तक? करना चाहे। यस, 0 to 7 के अंदर एक मदर एंड फादर को बहुत क्लियरली बच्चे को एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करना है। 7 to 10 आई वुड से कि उन एक्टिविटीज़ के अंदर देखना है कि बच्चे को कौन सी एक्टिविटी को करके अच्छा लग रहा है। आप हर एक्टिविटी वो मत कराइए जो एज अ मदर मैं चाहती थी डांस करे, बच्चा इज़ लाइकिंग स्केट, सो लेट द चाइल्ड डू द स्केट। 0 to 7 में आपने उसको एक्सपोजर दी, आप उसको वेराइटी दें। 10 ऑनवर्ड्स धीरे धीरे बच्चे की प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसका शेड्यूल बनाइए। जब भी आप शेड्यूल बना रहे हैं 10 to 13 आई विल से स्पेसिफिकली टेक इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। नाउ द चाइल्ड इज थिंकिंग कि अब मेरे को बोलना है अपने बारे में। अगर आप सप्रेस करोगे तो वो आपसे कट जाएगा और वो आपसे कनेक्शन नहीं बनाएगा। 13 ऑनवर्ड्स बी देयर प्रेजेंट इन द चाइल्ड्स लाइफ। इफ योर चाइल्ड नीड सर्टन स्पेस, गिव स्पेस। उसे फ्रस्ट्रेट मत करो बार बार। हर जगह पर अपनी चीज़ पेरेंट्स चेक करते हैं, फ़ोन चोरी चोरी क्या कर रहा है बच्चे को सब अपने कुछ रूल्स बना लो कि वी डोंट वांट यू टू डू दैट, बट डोंट लेट योर चाइल्ड गेट टू मच इफेक्टेड। आप हर समय उसकी लाइफ को रूल नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज फ्रॉम 13 to 16 आई वुड से। 16 के बाद तो पेरेंट्स आर स्मार्ट इनफ, दे नो दे हैव टू टेक बैक सीट लिटिल बिट। मैम एक जो हम बात कर रहे थे अभी रिसेंटली कि कुछ पेरेंट्स ना अपने बच्चों को कुछ एक्सेसिव लाड में पालते हैं, तो कुछ क्या चाहिए एग्जैक्टली कि जिससे आपका बच्चा जो है ना वो मेंटली भी स्ट्रांग रहे, फिजिकली भी स्ट्रांग रहे, और आप उसको ना एक्सेस केयर नहीं दे रहे हो, ओवर केयर भी नहीं दे रहे हो, और कम भी नहीं पड़ रही है वो चीज़। व्हाट इज दैट बॉर्डर लाइन? सर द बॉर्डर लाइन आई थिंक स्टार्ट्स एट द एज। अगेन बहुत छोटे बच्चे की उम्र के अंदर आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। बच्चे को हर चीज़ में कंफर्ट देना नहीं है। बच्चे ने बोला मुझे आज क्लास में नहीं जाना, ठीक है मेरा बच्चा आज क्लास नहीं जा रहा, ठीक है मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। मम्मी घर पे क्या बने, तोरी बनी है, नहीं मैं तोरी नहीं खाऊंगा, ठीक है मम्मी ने फ्रेंच फ्राइज बनाने शुरू कर दिए, पिज़्ज़ा बना दिया, पिज़्ज़ा मंगवा दिया फॉर दैट मैटर। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ कंफर्ट बच्चे को एट द कॉस्ट कि हम एक अच्छे पेरेंट हैं। बट एक अच्छा पेरेंट बच्चे को ये बताएगा कि हर समय हर चीज़ उसके हिसाब से नहीं होगी। बच्चे 2-3 क्लास मिस करते हैं, फिर उनकी आदत बन जाती है और 6-7वें दिन के बाद वो नहीं जाना चाहते हैं। तो आपने उसको कंफर्ट दिया। ज़्यादा कंफर्ट देना ही हमारे बच्चे को आज के टाइम पे नुकसान कर रहा है। लाइफ इज़ नॉट दैट रेड रोजेस फॉर एनीबडी, यू हैव योर ओन स्ट्रगल्स। लेट योर चाइल्ड स्ट्रगल एट द राइट टाइम, सो जिससे आपके बच्चे को बढ़ती उम्र में पता होगा कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आई कैन डील विद इट। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, बट वो डील करना तब आएगा जब हम बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देंगे। हम इसको एक बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्स आई जस्ट करेक्ट, अगर यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, अगर अपने बच्चे को पजल भी दिए ना तो आप उसको खेलने दीजिए। अगर आपको लगे बच्चा कहीं पर अटक रहा है, कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, थोड़ा सा हेल्प करिए, देन अगेन स्टेप आउट। लेट योर चाइल्ड डू व्हाट ही और शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग इट। हमारे पास सर बच्चे को पेरेंट लेकर आएगा, हम पूछेंगे आपका बच्चा ब्रेड पे बटर लगा लेगा? अरे मैम वो तो हमने कभी दिया ही नहीं करने के लिए। आपका बच्चा कैंची से काट के पेस्ट कर लेगा, कट कॉपी पेस्ट कर लेगा? नहीं मैम कैंची तो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। वी आर टू protective towards our kids that we are spoon feeding, that we are not even letting them do very basic things. मतलब 7 साल के बच्चे को भी माँ सुबह कपड़े पहना के स्कूल भेज रही है, सॉरी यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो। आपको वो बच्चे को खुद करने देना है। आप पार्टी में लेट हो रहे हो और आप कह रहे हो रुको 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 मैं जूते के फीते बांध देती हूँ, सॉरी रुक जाओ। 5 मिनट बाद आप पार्टी में पहुँचोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा 10 मिनट लेट आए हो 5 मिनट लेट आए हो। लेट योर चाइल्ड ग्रो द कॉन्फिडेंस। अब बच्चा पार्टी में भी खड़ा है, वॉशरूम से आने के बाद मम्मी पैंट का जेब बटन बंद करेगी, मम्मी ये करेगी। लेट योर चाइल्ड डू अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज ग्रुप। उसकी उम्र के हिसाब से उसको वो एक्टिविटीज़ करने दी जाए जो उसकी कैपेबिलिटी है। हर जगह पर पेरेंट का प्रेजेंस बच्चों का आपके ऊपर डिपेंडेंट बना देता है। मम्मी को शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाता, बट धीरे धीरे वो चीज़ें और ज़्यादा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी की तरह निकल जाती हैं। मैम एक और चीज़ थी, मोबाइल फोबिया। ये तो आजकल हर घर में कॉमन है। आई डोंट नो अबाउट यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बट ये हर घर में है। बच्चों को ना फ़ोन चाहिए ही चाहिए, खाना खाने के लिए फ़ोन चाहिए, मतलब मोबाइल एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। पूरे टाइम फ़ोन की स्क्रीन है और आप या तो टीवी चल रहा है या मोबाइल चल रहा है, दो में से एक चीज़ चाहिए। ये एक नया साइकोलॉजिकल वॉर है जिससे हर पेरेंट्स को लड़ना पड़ रहा है और वो कर भी नहीं पा रहे हैं इवेंचुअली।
सर देखिए, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई, तो पहली बात ऐसा नहीं है कि नहीं आई, बट अब ये प्रॉब्लम से हम ओवरकम हुए हैं। हाउ? अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन चाइल्ड्स लाइफ। अगर आप ये सोचो कि आपने बच्चे को खाना दे दिया और बच्चा चुपचाप बैठ के खाना खाता रहे, ना वो आपसे बात करे, ना आप उसे कोई स्टोरी सुनाओ, ना आप उसके साथ हो, और आप किचन में हो या आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हो फॉर दैट मैटर, और बच्चा खाना खाते हुए वो करे, तो नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन सर्टेन रूल्स। जब आप बच्चे को फ़ोन रखने के लिए कह रहे हो, तो मेक श्योर आपका भी फ़ोन रखा हुआ है। मेक श्योर कि आप उसको बोल रहे हो, ठीक है, ममा एंड बच्चा या पापा एंड बच्चा या होल फैमिली विल हैव मील टुगेदर। व्हेन वी आर हैविंग डिनर टुगेदर, देयर इज़ नो फ़ोन रूल कॉल। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पापा फ़ोन पर हैं बट बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, बच्चा को मैनेज करना इज़ वेरी ईजी। समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, एज अ पेरेंट वी डोंट रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग। आप मान लेती हूँ, आपके बच्चे ने बोला, पापा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप बोलोगे, बेटा गेम खेल लो। बेटा, पापा नहीं मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? बेटा गेम खेल लो। पापा मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करो? जो फिर आप मोबाइल देख लो। पेरेंट ऑप्शन देता है। इजी अगर ऑप्शन है। पेरेंट ने ये ऑप्शन दे दिया कि बेटा, वो लास्ट टाइम हमने ना एक टॉय खरीदा था, मेगा टाइल्स, आप एक काम करो, टाइल्स लेकर आओ, कुछ टावर बनाओ, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल कम। आई एम नॉट सेइंग आप हमेशा उसके साथ बैठे रहो। उस बच्चे को आधे घंटे के लिए वो टाइल्स के साथ कुछ काम करने दो, बच्चा करेगा। इट इज़ दी प्रॉब्लम इन दी पेरेंट, जो हम उसको बच्चे को ऑप्शन नहीं देते। इट इज़ एग्जॉस्टिंग। आप थक जाएंगे, आपको लगेगा मैं कितना ऑप्शन सोच लूँ, मैं क्या क्या एक्टिविटी सोच लूँ, बट एज अ पेरेंट वी नीड टू गिव देम ऑप्शन टू डू सर्टेन थिंग्स। वी डोंट हैव एन ऑप्शन। वी डोंट लाइक मेसी होम्स। हमें लगता है, अरे मैम पेंटिंग करेगा, गंद मचाएगा, छोड़ो ना, फ़ोन देख ले, पूरे घर में खिलौने पूरे घर पड़े में खिलौने हैं। फैलेगा, छोड़ो ना, ऐसा ही हो जाए। अरे मैम, मैं तो सोच रही थी ये बच्चा ना यहाँ पे ये ऐसा ना कर दे, इसलिए हमने इसको फ़ोन दे दिया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा है, वो गंद भी मचाएगा, बच्चा है, वो चीज़ें भी करेगा। सर आप देखिए ना, आज के टाइम पर बिकॉज ऑफ फ़ोन यूसेज, स्क्रीन टाइम, बच्चों का स्पीच बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। बच्चे बोल नहीं रहे हैं राइट एज के अंदर, और ये बहुत मैसिव प्रॉब्लम है। एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूँ, दिन के 1 या 2 क्लाइंट इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आ रहा है समय के लिए, कि बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत डिले है, क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है। पापा ऑफिस चले गए, मम्मी ऑफिस चले गई, मेड घर पे खाना बना रही है, और बच्चे के पास पूरा टाइम आईपैड है। और वो नेगेटिव फीडिंग बढ़ रही है बढ़ बिकॉज रही ऑफ मोबाइल। यस, बच्चा वो जो बोल ही उनको नहीं रहा लाइफ है, में नहीं जानना चाहिए, मेरे ख्याल से वो पहले जान रहे हैं पहले वो जान रहे चीज़ें। हैं। सर वो बात तो जो आप कर रहे हो ना, वो तो फिर 7-8-9 साल के बच्चे की है। मैं कह रही हूँ सर, बच्चा बोल ही नहीं रहा, मम्मी पापा नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ स्क्रीन देख रहा है। ओहो। अब ज़रूरत से पहले उसके हाथ में पानी दे दिया, उसको पता ही नहीं प्यास क्या है। फिक्स बोल- शेड्यूल मम्मियों ने बोलने बना दो, रखा हाँ। है कि हमें इस समय में खाना देना ही देना है। अब खाना दे दिया, बच्चे को तो भूख का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, बच्चे ने आपसे मांगा ही नहीं, और बीइंग सो प्रोटेक्टिव। आप इतने प्रोटेक्टिव हैं। अभी रिसेंटली मैं कपल थेरेपी कर रही हूँ, जिसमें उस इंसान ने बोला, मैम वी आर गोइंग टू दुबई, और मेरी वाइफ इतनी प्रोटेक्टिव है कि वो हर समय बस बच्चे की मील प्लान कर रही है कि वहाँ पे कैसे कैसे। That's very bad. हाँ सर, आई विल से आप करो, मैं ये नहीं कह रही आप मत करिए, बट हर चीज़ एक लिमिट में अच्छा है ना। आप बच्चे को एक्सपोजर दीजिए, गिव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू योर किड्स। उसको बहुत सारी चीज़ें दीजिए। बच्चे से अगर पानी गिर गया है, तो लेट योर चाइल्ड डू इट। उसको ज़रा सा तौलिया दे दो, वो मार देगा, कुछ नहीं जाएगा। नहीं है ज़रूरत हर जगह पे मेड को बुला के वो काम कराने की। एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़, योर चाइल्ड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम इतने बिजी हैं, हम हस्बैंड वाइफ क्या कहते हैं, हम बैठे हैं थोड़ी देर, बच्चा अलग रूम में चला जाए, हम कुछ कर रहे हैं, बच्चा, अरे अकेलापन, what are we trying to give? Problem is, with as a parent we need to change. बच्चा अपने आप चेंज होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरिज्म, जिन्होंने बोला था बच्चा इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, एंड दिस साइकोलॉजिस्ट सेड, गिव मी अ डजन ऑफ किड्स, इफ यू वांट आई विल मेक देम अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ थीफ, अ किलर, I can do anything to make them, because that is the training of a parent, how they train them. Very important is parenting. ये 9-10 वाला स्लॉट जो आपने बोला ना मैम, ये भी एक बहुत डेंजरस है। यहाँ पे आके ना बच्चे, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस। मेरा भी बेटा, वो ना दे कंज्यूम एन एक्सट्रीम नंबर ऑफ रील्स ऑन फोन, Yes. और इवन यूट्यूब शॉर्ट्स, एंड दे कंज्यूम द कंटेंट, काइंड ऑफ कंटेंट दे शुड नॉट। Yes. they are being abusive when you go to a PTM, तो आपको पता चलता है बच्चे ने गाली दे दी थी, और ऐसी गाली दी जो आपको उस समय नहीं देनी चाहिए इस एज में। So they are consuming that content and they are getting addictive to it. So we need to be very watchful, mindful regarding हमारा बच्चा क्या देख रहा है. We need to have certain rules. मुश्किल है, It's very आपको difficult, बहुत yeah. क्लियर होना पड़ेगा. Here I something very important is ना, कई बार ना हम बच्चों को रूल्स देते हैं, but we give them the permission to break the rules according to our convenience.
सपोज very आप true. 4 लोग बैठे हैं और आपको लग रहा है यार अब हम पार्टी कर रहे हैं और बेटा आके बोल रहा है पापा प्लीज आज तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी देखने ही दो, तब छोड़ दिया. आज तो चलो आज देख लो. तो अब नाउ व्हाट हैपन इज इसका मतलब रूल आर चेंजेबल. इफ रूल आर चेंजेबल यू कैन चेंज द रूल, देन नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू प्ले विद यू. कोई 3 सिंपल ट्रिक्स और टिप्स जो आपको लगता है आप देंगे एज एन साइकोलॉजिस्ट टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्ड या अटैचमेंट विद देयर किड्स टू पेरेंट्स? स्टॉप करेक्टिंग योर चाइल्ड एवरी टाइम. हर चीज़ में करेक्ट नहीं करना, ऐसा That's मत one. करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. लुक फॉर अ कनेक्शन टाइम. बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे की लेवल पे जाके उसके साथ कनेक्ट कर पाओ. अमेजिंग टू स्टॉप करेक्टिंग, स्टार्ट कनेक्टिंग. एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज बीइंग प्रेजेंट इन देयर लाइफ. उनकी ज़िंदगी में रहे. अक्सर लोग बोलते हैं मैडम मैं अपने बच्चे के लिए मर भी सकता हूँ. मैं बोलती हूँ मरना नहीं है, जीना सीख लो बच्चे के साथ. हम बच्चे को कॉम्प्लेक्स भी लेके जाके बोलेंगे तुम खेल लो मैं भी आ रहा हूँ, वी आर नॉट देयर. आप बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये कंप्लेंट सुनेंगे. पेरेंट्स कहते हैं कि मैम मैं बच्चा झूला झूल रहा है. अरे तुम झूल लो ना, मैं देख रहा हूँ. बच्चा चाहता है, बच्चा नीड योर अटेंशन कि आप उसको देखो. ही विल फील वैल्यूड. एक होती एक्सेप्टेंस जो हम बड़े की बात कर रहे थे मैम, दिस मस्ट बी माय लास्ट क्वेश्चंस कि एक होती है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना आप अपने 55 साल के किसी फादर को आप एज एन साइकोलॉजिस्ट बता रहे हो कि आपका 22 साल का बेटा, उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. दे फील एम्बैरेसमेंट कि मेरे बच्चे को ना मेंटल हेल्थ की या उसकी ज़रूरत है. ये इस सिचुएशन में क्या करते हैं एज एन साइकोलॉजिस्ट, और आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे पेरेंट्स को, अगर किसी पेरेंट को हल्का सा भी ये लग रहा है कि मेरे बच्चे को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, बाय सीइंग दिस पॉडकास्ट और मे बी एनी अदर मीडियम दे अंडरस्टैंड इट कि अभी मेरे बच्चे को ले जाता हूँ एक बार, बट वो नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ दिस टैबू कि वो मेंटल टैब लग जाएगा. देखिए मैं बहुत छोटी सी राय दूंगी. पहली बात, अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो इस कदम को उठाने से पहले समय ना लगाइए. क्योंकि जो सोसाइटी है वो जी रही है. सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके घर में क्या इशू आ रही हैं. जो 22, 23, 24 साल का बच्चा आपके घर पे सफ़र कर रहा है वो ही सफ़र कर रहा है. सोसाइटी को पता नहीं चल रहा है. थोड़ी देर में जब उसकी आप सोचोगे कि शादी कर देता हूँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी और वो आने वाली 2 लाइफ को ख़राब कर देंगी. फिर बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ आपकी और आपके परिवार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है करियर में, उतना अच्छा एज अ सन नहीं कर पा रहा, उतना अच्छा एज अ हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं और उनको वो हेल्प की ज़रूरत है, तो आप सोचिए जब उनको हेल्प मिल जाएगी तो वो कितना बेटर कर पाएंगे. नॉट फॉर द सोसाइटी बट फॉर योर सन यू शुड टेक दिस स्टेप. आपको लेके जाना एंड चाहिए. वाई पीपल डोंट ट्रीट इट इज नॉर्मल? जैसे अब आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, लोग इसको नॉर्मल लेना ही क्यों नहीं चाह रहे हैं कि जैसे आपको शुगर हो सकती है, बीपी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो है, सकती है. हाथ का पेन है, लेग पेन है, तो ये एक नॉर्मल इश्यू हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है सर. सर जिस तरीके से जैसे अभी आपने बोला शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ये सब हो सकता है. इसी तरीके से किसी इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, किसी इंसान को घबराहट हो सकती है, किसी का मन बहुत उदास हो सकता है, किसी को रिलेशनशिप ब्रेक करने से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिल सकता है, किसी को ऑफिस घुसते सार एंग्जाइटी हो सकती है कि उसका बॉस उसको किसी बात पे सुना देगा, वो सोसाइटी को अवॉइड कर रहा है, किसी को अपने माँ बाप की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकते हैं, किसी को ऐसा लग सकता है कि मेरे मम्मी पापा में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे मुझे शादी ही नहीं करनी है. That is a big problem in fear these days. of Fear of relationship. getting, yes, fear of being commitment, doing. तो ये सब fears बड़े genuine हैं. कोई भी इंसान इसको फेक नहीं करता है. लोग जनरली कहते हैं मैम पता नहीं इनको अटेंशन के लिए करता है. इनफैक्ट पीपल फेक ऑफ बीइंग नॉर्मल. कोई ये नहीं करता कि वो नॉर्मल है और वो आपको बोले कि मैं नॉर्मल हूँ. इसका हेजिटेशन हम जितना कम करेंगे अपनी फैमिली की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, उतनी जल्दी आप देखेंगे आपकी फैमिली ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पा रही है. अगर हम सिर्फ दुनिया के हिसाब से बच्चे को वो हेल्प प्रोवाइड नहीं करें देन वी आर एट समवेयर फॉल्ट. और ये हेल्प को उतना ही नॉर्मलाइज किया जाए जितना हो सकता है. I loved it. It was nice, amazing to speak to you, मैम. बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं. आई थिंक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा है, बहुत अच्छी नॉलेज दी है यूज़र्स के लिए भी. आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे अगर पूरा, तो आपको एक पूरा आउटकम मिलेगा, वो पिक्चर क्लियर होगी पेरेंटिंग को लेकर के, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर के, कहाँ कहाँ आपको समझना है, कहाँ कहाँ आपको हेल्प के लिए देखना है एक साइकोलॉजिस्ट की. इट्स नॉट अ टैबू, इट्स नीड ऑफ द आवर विच यू नीड टू अटेंड. अभी आपको लेना है ये चीज़. तो पूरा पॉडकास्ट देखिए और बने रहिए.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। आपने बड़े पेशेंस के साथ सारे जवाब दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई हैं जो पेरेंट्स इनहेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कुछ व्यूअर्स को ये समझा पाएँ कि जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से उनके घर के बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंटल हेल्थ बेटर हो जाती है तो हमारा लाइफ का क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड परिवार का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बहुत बढ़िया हो जाएगा एंड थिंग्स कैन ऑलवेज बी टेकन केयर। तो चीज़ों को दबाए नहीं, चीज़ों को समझिए, समझाइए और थोड़ा सा अपने आप के अंदर बदलाव करिए, चेंजेस आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट था। मेरी नज़र में ना हमने वो सारी बातें की जो आपके मन में आ सकती हैं। आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है, उसके भविष्य के लिए क्या बेहतर है, कैसे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, कैसे अपने बच्चे की वो तकलीफ़ें समझ सकते हैं जो वो अभी बोल नहीं पाता या आपको बता नहीं पाता, कैसे आप अपने पार्टनर की वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे आप उनको होल्ड कर सकते हैं, उनको उनका क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, कैसे आपको अपने इंडिविजुअल गिल्ट से डील करना है, कैसे आपको ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकलना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल और स्टेबल करना है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। देखिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर बार ऐसे ही आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे पाएँ और आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और इश्यूज़ को सॉर्ट करेगा, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो देखो भाई, आप पेड सेशन लोगे, इससे अच्छा ना हमने आपके लिए एक फ्री पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉडकास्ट पूरा देखो और हमें बताओ कमेंट्स में कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या क्या आउटकम्स लिए, क्या क्या सीखा, और शेयर करो ये पॉडकास्ट उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इनको इस थेरेपी की या इस सेशन की ज़रूरत लगती है। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में।